रियो एक पेशेवर हत्यारा था। उसे हर मिशन में सफलता की आदत थी। उसने जिंदगी में सैकड़ों लोगों को खत्म किया था और आज भी एक ऐसा ही काम करने निकला था। रात थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। वो अपने लक्ष्य के घर की छत पर पहुंचा पूरी तैयारी के साथ, लेकिन तभी उसे एक अजीब एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि वहाँ कोई और भी मौजूद है। नीचे देखने पर उसे एक और हथियार दिखा। ये कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि वो था साइलेंट असासिन, एक ऐसा नाम जिससे दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधी भी कांपते हैं। ये वही हत्यारा था जो बिना आवाज किए, बिना सबूत छोड़े अपने शिकार को खत्म कर देता था। रियोता को ये देखकर गुस्सा आया। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे इस मिशन में उसके जैसे ही किसी और का सामना करना पड़ेगा। उसने अपने हथियार निकाले और हमला किया, लेकिन हर बार उसका निशाना चूक रहा था। साइलेंट असासिन उसकी हर चाल को ऐसे टाल रहा था जैसे उसे सब पता हो। दोनों आमने सामने आ गए और तलवारों की टकरार शुरू हुई। रियोता पूरी ताकत से वार कर रहा था, लेकिन सामने वालों की फुर्ती और अनुभव कहीं ज्यादा था। थोड़ी ही देर में साइलेंट असासिन ने किसी चीज से रियोता की तलवार गिरा दी। अब रियोता निहत्था था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने छोटे छोटे हथियारों से हमला किया, लेकिन साइलेंट असासिन हर एक वार से बचता गया। रियोता ने अपनी आखिरी चाल चली, लेकिन उसका विरोधी अचानक गायब हो गया। अगले ही पल वो रियोता के पीछे खड़ा था। रियोता को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। फिर हमला हुआ। पहले उसके हाथ में खंजर घुसा, फिर उसकी टांग तोड़ दी गई। रियोता की हालत खराब हो गई थी। उसके हमले किसी काम के नहीं रहे। वो अब जान चुका था कि वो हार चुका है। आखिर में उसने ही तलवार आसमान से गिरती और उसे खत्म कर देती है। साइलेंट असासिन बिना कुछ कहे घर के अंदर गया, जहाँ उसकी असली टारगेट था। लेकिन जैसे ही उसने अपना काम शुरू करना चाहा, वो कुछ पल के लिए रुक गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने खुद को संभाला और तलवार उठाई। इसी जगह कहानी करंट टाइम में लौटती है, जब साइलेंट असासिन बस एक सामान्य लड़का था। नाम था अकीरा। अकीरा की जिंदगी आम थी। वो स्कूल जाता था, लेकिन किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। जब बाकी स्टूडेंट खेल कूद या मस्ती में लगे रहते थे, वो चुपचाप किताबें पढ़ता रहता। उसे कोई जानता भी नहीं था। वो हमेशा अकेला बैठता। लंच टाइम में भी उसके पास दोस्त नहीं थे। कोई उससे बात भी नहीं करता था। क्लास में उसकी मौजूदगी किसी को महसूस तक नहीं होती थी। वो उन लोगों में जो भीड़ में भी गुमनाम रहते। वो ज्यादातर समय मांगा पड़ता और उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो वहीं पढ़ता जो मुफ्त में मिल जाए। जब बाकी स्टूडेंट प्लान बनाते, फोन में गेम खेलते या खाना शेयर करते, वो अकेला कोने में बैठा रहता। फिर एक दिन कुछ असामान्य हुआ। क्लास में अचानक एक फोन फटा और छत पर एक अजीब सा जादुई गोला बना। तेजी रोशनी हुई और पूरी क्लास कहीं और पहुंच गई। सब घबरा गए। किसी को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया और सबको बता गया कि वो एक दूसरी दुनिया में है। इस दुनिया का नाम मार्गन था। वहाँ के लोग उन्हें बता रहे थे कि ये दुनिया संकट में है। मॉन्स्टर्स ने हमला कर रखा है और केवल किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ व्यक्ति ही उन्हें हरा सकता है। सारे स्टूडेंट डर गए और उलझन में पड़ गए, लेकिन अकीरा ने सब समझ लिया था। वो इस दुनिया की कल्पना पहले भी कर चुका था। मांगा और फैंटेसी कहानियों के जरिए तलवारें, जादू, मॉन्स्टर, ये सब उसके लिए नया नहीं था। धीरे धीरे वही शांत, गुमनाम, अकेले रहने वाला लड़का एक नया रूप लेने लगा। अकीरा को अंदर ही अंदर एक अजीब सा जोश महसूस हो रहा था, लेकिन आज कुछ अलग था। आज उसका दिल कह रहा था कि उसके लिए कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे ही जादूगर ने घोषणा की कि असली हीरो की पहचान होगी, सबका ध्यान क्रिस्टल बॉल की तरफ चला गया। नियम था कि हर छात्र को उस बॉल को छूना होगा और मन में स्टेटस कहना होगा, जिससे उनकी ताकत और क्लास पता चलती है। पहला लड़का बहुत एक्साइटमेंट था। शायद उसके मन में भी वो हीरो बनने का सपना था, जैसा बच्चों को होता है। जैसे स्कूल में सबसे तेज भागने वाला सोचता है कि वो हीरो होगा, या जो सबसे ज्यादा नंबर लाता है वो खुद को सबसे ऊपर समझता है। लेकिन जब उसे एनिमल ट्रेन का रोल मिला तो उसका मुंह उतर गया। ये सुनकर बाकी लड़कों ने हल्के फुल्के चेहरे बनाए, जैसे क्लास में कोई मॉनिटर बन जाए। लेकिन सब जानते हो कि असली नेता कोई और है। जादूगर ने समझाया कि वो रोल भले ही मामूली लगे, लेकिन उसकी ताकत इस दुनिया के आम लोगों से बहुत ऊपर है। ये बात सुनकर कुछ लड़के राहत की सांस लेते हैं। फिर और स्टूडेंट आए। किसी को हीलर मिला, किसी को डिसएंचेंटर। सबके चेहरे ऊपर थोड़ी सी उम्मीद और थोड़ा सा डर साफ दिख रहा था। सब अंदर ही अंदर तुलना कर रहे थे, जैसे स्कूल में मार्कशीट बांटी जाती है और सब एक दूसरे की ओर झांक कर देखते हैं कि कितने किसके नंबर। तभी जादूगर ने बताया कि दरअसल बिना क्रिस्टल बॉल को छुए कोई अपनी जानकारी देख सकता है, बस मन में स्टेटस कहना होता है। ये सुनकर आधे बच्चे चुपचाप खुद में बड़बड़ाने लगे। कुछ को मजेदार क्लास मिली, कुछ को बेकार सी लगी, लेकिन साथ को पता चला कि वो विंड मेज है। अकीरा ने भी अपनी स्टेज देखी। असासिन किसी को बताया नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये बात सूट करता महसूस हुआ। बाकी स्टूडेंट के लिए शायद ये कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन एक ऐसा लड़का जो पूरे साल चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ रहा हो, जिसके लंच बॉक्स में कभी किसी ने झांक कर नहीं देखा और जिसे कोई हाय तक नहीं कहता, उसके लिए ये पहचान किसी तोहफे से कम नहीं थी। फिर साद ने क्रिस्टल बॉल को छुआ और सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो असली हीरो निकला। जादू
यूट्यूबर को हैरानी नहीं हुई। साथ तो स्कूल में भी वही लड़का था जो पढ़ाई में अच्छा था, खेल में तेज था और हर किसी को दोस्त बांधता था, हमेशा टीचर की तारीफ पाता और हर ग्रुप एक्टिविटी में सबसे आगे रहता। बाकी स्टूडेंट को भी कोई झटका नहीं लगा, सबको तो जैसे पहले से पता था कि अगला किसी को हीरो बनना है तो वो साद ही होगा। वहीं अकीरा जो हमेशा किनारे खड़ा रहा, अब अपनी स्टेटस देखकर खुद हैरान था। उसके नंबर बाकियों से कई गुना ज्यादा थे और उसमें ढेर सारी विशेष क्षमताएं थी जो और किसी में नहीं थी। उसके मन में सवाल उठने लगे, ये सब कैसे हो सकता है? अगर वो हीरो नहीं है तो उसकी ताकत इतनी ज्यादा कैसे है? उसे शक होने लगा कि जो बातें उन्हें बताई गई हैं वो पूरी सच्चाई नहीं है। वो एक ऐसी दुनिया में था जिसे वो सिर्फ मांगा में जानता था, लेकिन असल जिंदगी में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसे कहानियों में होता है। उसे समझ में आ गया कि अभी अपनी सच्चाई सबको दिखाना बुद्धिमानी नहीं होगी, इसलिए उसने अपने स्किल प्रेजेंस नाम की खास ताकत को सक्रिय किया और खुद को गायब कर लिया। यहाँ तक कि साथ जो उसके पास खड़ा था उसे देख भी नहीं पाया। इस तरह अकीरा ने बिना किसी को दिखाए खुद को सबकी निगाहों से अलग कर लिया। क्रिस्टल बॉल की टेस्टिंग खत्म हो गई और बाकी स्टूडेंट को उनके कमरे दिखाए गए। सब अपने अपने रूम की तरफ पड़े। जैसे हॉस्टल में पहले दिन बच्चे नए बिस्तर पर कब्जा जमाने जाते हैं। अकीरा ने चलते चलते देखा कि दीवार में एक छुपा हुआ कमरा लगा है। किसी ने इसके बारे में बताया नहीं था। ये देखकर उसका शक और गहरा हो गया, कुछ तो छिपाया जा रहा है। उसे एक कमरा मिला जो साफ तक नहीं किया गया था। वहाँ धूल जमी थी, चीजें बिखरी हुई थी कि किसी को इस कमरे की परवाह नहीं थी। यही उसे सही लगा क्योंकि ऐसी जगह पर आमतौर पर कोई ध्यान नहीं देता। वहाँ उसे असासिन जैसे कपड़े मिले, काले, हल्के और चुपचाप चलने लायक। अब वो पूरी तरह तैयार था। उसने कपड़े बदले और महल के बाहर निकल गया। बाहर का नजारा बिल्कुल अलग था। अजीब से पेड़, अलग गंध और एक नीला आसमान जो अपनेपन से दूर लगता था। उसे अब यकीन हो गया था कि वो वाकई किसी दूसरी दुनिया में है। छतों पर चढ़ते हुए उसे अपनी चुस्ती पर भी हैरानी हुई। वो ऐसे चढ़ रहा था जैसे कोई टेरेस रिंग का एक्सपर्ट हो, जबकि पहले तो वो दौड़ते हुए भी हाफ जाता था। उसे अब समझ आया कि उसे वही समनिंग बोनस मिला है जो आमतौर पर कहानियों में नायकों को मिलता है। वो तो खुद को ही नायक नहीं मानता था, लेकिन शरीर मानो कुछ और ही कह रहा था। तभी उसने एक आवाज सुनी। उसने फिर से अपनी उपस्थिति छिपा ली और चुपचाप सुनने लगा। नीचे राजा अपने दरबारियों से बात कर रहा था। उसकी आवाज में वो सम्मान नहीं था जो पहले दिखाया गया था। वो छात्रों को ब्रेड्स यानी बिगड़े हुए बच्चों कह रहा था। ये सुनकर अकीरा को अभी यकीन हो गया था कि यहाँ सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। अकीरा उस रात चुपचाप दीवार के पीछे खड़ा सब सुन रहा था। अंदर राजा अपनी प्लानिंग में लगा हुआ था और बातों से साफ लग रहा था कि उसने इन बच्चों को बस एक टूल की तरह बुलाया है, जैसे कोई किसी काम के लिए मशीन मंगवा ले। एक दरबारी ने आकर कहा कि ये सब बच्चे हैं, सीधे साधे दुनिया से आए, इन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं है, इनसे कोई खतरा भी नहीं है। राजा को सुनकर तसल्ली हो गई। फिर उसने एक बात बड़े साफ तौर से कह दी कि इन बच्चों को महल के अंदर जो अकाइबिस नाम की जगह है वहाँ नहीं जाने दे। वहाँ की चीजें उनके लिए नहीं है। सीधे सपाट शब्दों में कहें तो राजा ने बस इतना कहा कि उन्हें जितना बताया जाए उतना ही काफी है। राजकुमारी वहाँ से चली गई और राजा दूसरी बातों में लग गया, लेकिन तब तक अकीरा वहाँ से बिना किसी आवाज के गायब हो चुका था। उसे अब समझ आ गया था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब उसे सिर्फ अपनी ताकत नहीं आजमानी थी, बल्कि सच जानना था पूरी कहानी क्या है, कौन सही है और कौन बस दिखावा कर रहा है। सुबह होते ही बाकी सब बच्चे नाश्ते की टेबल पर मस्त थे। कोई नया खाना चख रहा था, किसी को कपड़े पसंद आ रहे थे और कुछ को तो इस दुनिया में इतने खो गए थे जैसे कोई नया वीडियो गेम शुरू कर दिया गया हो। उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि जोश और उम्मीद थी। अकीरा भी छुपा हुआ सब देख रहा था। वो सोच रहा था कि क्या उसने सामने आकर सबको बताना चाहिए कि जो राजा कर रहा है वो शायद सच नहीं है, लेकिन फिर उसे लगा कि सब इतने खुश है कि इतने ज्यादा भरोसे में है कि कोई उसका शायद यकीन भी ना करे। बाकी सब बच्चे अपनी अपनी ताकतें जान चुके थे। इसी दौरान कुछ अजीब हुआ। मिथेर ने अचानक अकीरा की ओर देखा, जबकि अकीरा अब भी छुपा हुआ था। उसकी कंसर्न प्रेजेंस स्किल अब भी एक्टिव। वो थोड़ी देर को हैरान रह गया। उसे लगा कि उसकी पहचान खुल गई, लेकिन फिर उसे पता चला कि मिथेर की आंखें कुछ खास है। वो तापमान देख सकता है, यानी अगर कोई भी कितना छुप जाए उसकी बॉडी से निकलती गर्मी छुप नहीं सकती। अब अकीरा डर गया कि उसका राज खुल गया, लेकिन मिथिर ने कोई खतरे की बात नहीं की। उसने ना राजा को बताया न राजकुमारी को, बस साफ कर दिया कि वो इस राजनीति से अलग है, चीजें वैसे नहीं है जैसे दिखती हैं। अकीरा को लगा कि शायद ये एक मौका है। उसने मिथिर से कहा कि उसे ये दुनिया समझ में नहीं आती, न मैजिक, न स्किल, न सिस्टम। उसे बस जानना है और समझना है ताकि वो खुद को ठीक से समझ सके। मिथिर ने कहा कि अकायर्स में ढंग की जानकारी नहीं मिलेगी, वहाँ से पुरानी किताबें हैं, जबकि असली चीज फील्ड में मिलेगी। और फिर उसने अकीरा को पर्सनल ट्रेनिंग देने की बात कही। अकीरा को पहली बार लगा कि शायद उसे कोई समझ रहा है। बाकी बच्चे उसे नोटिस भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब कोई था जो उसके स्किल को पहचान रहा था। लेकिन बात सिर्फ ताकत की नहीं, अकीरा के दिल में अब भी अपने घर की याद थी। उसे याद था कि उसके बिना शायद उसकी माँ खाना भी नहीं खा रही होगी, बहन हर सुबह उसका इंतजार कर रही होगी। ये सोचकर कि भाई बस देर से उठा है, उसके कमरे में शायद सब कुछ वैसे ही रखा होगा। बेड पर बिखरे कॉमिक, टेबल पर अधूरा होमवर्क और अलमारी में वो जैकेट जिसे वो रोज पहनता था। मिथिर ने ये बात समझी। उसने साफ कहा कि उसे नहीं पता।
अकीरा वापस कैसे जाएगा, लेकिन अगर वो जानना चाहता है तो वो मदद करेगा। अब अकीरा को समझ में आ गया था कि यह सफर आसान नहीं होगा। उसे अब दो लड़ाइयां लड़नी थी, एक इस दुनिया की और एक अपने घर लौटने की। रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान छोटी छोटी चीज के बारे में सोचता है, घर का खाना, स्कूल की छुट्टी, दोस्त, बर्थडे पार्टी, सुबह की नींद। लेकिन अब अकीरा की दुनिया बदल चुकी थी, पर फिर भी उसके अंदर का इंसान वही था जो सबकी तरह सिर्फ सच जानना चाहता था और वापस उसे जिंदगी में लौटना चाहता था, जहाँ सब कुछ थोड़ा सादा, थोड़ा जाना पहचाना हो। कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद मिथिर ने एक बात साफ कह दी थी कि अकीरा को खुद को और मजबूत बनाना ही होगा, क्योंकि अगर वो इस दुनिया से जाने से पहले मर गया तो उसका ये पूरा सफर और सारी कोशिश बेकार चली जाएगी। लेकिन उसने वादा भी किया कि जब तक वो और अकीरा को एक बेहतरीन असासिन बनाने में मदद करेगा। अकीरा वैसे तो एहसान लेना पसंद नहीं करता, उसे आदत है कि अपनी लड़ाई खुद लड़ने की और मदद को कर्ज मानने की। मिथिर को ये बात समझ में आ गई थी, इसलिए उसने कहा कि अकीरा उसे अपने पुराने वर्ल्ड की कहानियां सुनाकर ये कर्ज चुका सकता है। दोनों ने एक दूसरे को आधिकारिक तौर पर अपना नाम बताया और एक नई शुरुआत हुई। एक इंसान जो खुद को हमेशा छाया में पाता था और एक योद्धा जो दुनिया की सियासत से ऊब चुका था। दोनों के बीच अब एक ऐसा रिश्ता बनने लगा था जो भरोसे और समझ से जुड़ा था। मिथिर ने अकीरा को इस दुनिया के बारे में और भी बातें बताई। या यहाँ सिर्फ इंसान और डीमन ही नहीं बल्कि एल्व्स और बीस्ट फ्रॉग भी थे, यानी आधे जानवर और आधे इंसान जैसे लोग जो अलग अलग जीती रिवाजों और संस्कृति के साथ रहते हैं। ट्रेनिंग की बात करते तो अकीरा को जो एक्सरसाइज करवाई जा रही थी वो उसे पहली नजर में थोड़ी अजीब लगी। उंगलियों से पुशअप्स करवाना और पीठ पर पत्थर रख देना, उसे लग रहा था कि शायद ये कोई मजाक है। लेकिन मिथिर ने समझाया कि स्किल को बढ़ाने का यही सही तरीका है। इस दुनिया में लेवल सिर्फ तब बढ़ता है जब कोई राक्षस को मारता है, लेकिन स्किल की ताकत बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस ही सबसे जरूरी है। कुछ हफ्ते बाद मिथिर का साथी ग्लीस उसे अपडेट देता है कि बाकी स्टूडेंट भी अच्छा कर रहे हैं और असली मेहनत उसी पर आ गई है, क्योंकि मिथिर का पूरा फोकस अब अकीरा पर है। ग्लीस को थोड़ा परेशानी भी हो रही थी, लेकिन मिथिर तो अकीरा की पुरानी दुनिया की कहानियों में इतना खो जाता था कि उसे वक्त कभी होश नहीं रहता। अकीरा की एक खासियत ने सबको चौंका दिया। उसकी कंसील्ड प्रेजेंस स्किल पहले ही मैक्स लेवल पर थी और ये कोई छोटी बात नहीं थी। गिल तो सुनते ही हैरान रह गया, क्योंकि इतिहास में सिर्फ पहले हीरो को ये स्किल मिली थी। इस बीच अकीरा खुद वहाँ आता। गिलिस ने बहाने से निकल जाता और अकीरा बताता कि वो हर रात चुपचाप आर्कवाइज में जाकर पढ़ाई कर रहा है, उसे बहुत कुछ जानना है, समझना है। और तभी उसे एक अजीब सी किताब मिली जो बाहर से तो एक रेसिपी बुक जैसी लगती है, पर अंदर असली प्लान छुपा था। वो किताब असल में मिथिर ने खुद लिखी थी। एक शांतिपूर्ण कू यानी सत्ता परिवर्तन की योजना थी, जिसमें राजा को हटाने की बात थी, लेकिन बिना खून खराबे के। राजा अब वो नहीं रहा जो पहले था। वो सत्ता को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, यहाँ तक इस दुनिया के नियमों को बदलने तक। मिथिर जानता था कि ऐसा कर देना खतरनाक होगा, लेकिन समस्या ये भी थी कि इस देश के सारे शूरवीर राजा की श्रेणी थे और इस वजह से वो उसका विरोध नहीं कर सकते। अकीरा को ये सब सुनकर लगता था कि शायद मामला इतना खींचने की जरूरत नहीं है। वो सोचता कि क्यों ना वो खुद ही राजा को खत्म कर दे। वैसे भी उसका इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं है, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, उसे तो वापस जाना है। अकीरा तब ये भी बात बताता कि पहले दिन जब वो आया था तब भी वो राजा के बहुत करीब रह गया। चाहे तो उसे उस वक्त ही सब खत्म कर सकता था, लेकिन कुछ था जो उसे रोक रहा था। मिथिर ने उसकी उस रोक की तारीफ की। उसने कहा कि किसी की जान लेना आसान नहीं होता, खासकर तब जब तुम्हारे पास वो ताकत हो और फिर भी तुम खुद को रोको। एक असासिन होने का मतलब ये नहीं है कि हर किसी की जान लेना जरूरी है। और अगर अकीरा सच में वापस अपने पुराने घर लौटना चाहता है, जहाँ उसकी माँ और छोटी बहन उसका इंतजार कर रही है, तो वो खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। मिथिर ने कहा कि उसे ऐसा असासिन बनना चाहिए जो जिंदगी की इज्जत करे, क्योंकि तभी वो खुद भी जिंदा रह पाएगा और अपनों के पास लौट सकेगा। अकीरा समझ नहीं पाया कि मिथिर उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। तब मिथिर ने कहा कि उसे अकीरा से उम्मीद है, क्योंकि जब सब बच्चे बस राजा की बातों में बहक गए, अकीरा ने अकेले सोचना शुरू किया, वो भी बिना शोर मचाए और चुपचाप। ऐसा सिर्फ वही कर सकता है जिसने पहले जिंदगी में बहुत कुछ सहा हो और फिर भी वो खुद को बचा रखा हो। अकीरा पहली बार किसी से ऐसी तारीफ सुन रहा था। उसे लगा जैसे पहली बार किसी ने उसकी जिंदगी को देखा और समझा हो। उसके मन में एक हल्का सा शुक्रिया उठा और शायद पहली बार उसे इस दुनिया में रहने का थोड़ा सा मन हुआ। मिथिर ने कहा कि जब समय आएगा तो उसे अपने शांतिपूर्ण कुएं में अकीरा की मदद चाहिए। खून खराबा नहीं होगा, सब कुछ चुपचाप और सोच समझ कर किया जाएगा। अकीरा ने सब बात को सीधा हाँ में नहीं कहा, लेकिन माना कि वो उस पर विचार जरूर करेगा। कुछ हफ्तों बाद ट्रेनिंग का एक महीना पूरा हो गया। अभी सभी छात्रों को लेबोरेटरी यानी उस दुनिया की सबसे खतरनाक जगह में भेजा जाना था। वो जगह किसी परीक्षा से कम नहीं थी। शहर में जैसे कोई उत्सव हो गया हो। सब लोग सड़कों पर इकट्ठा थे अपने हीरोज को देखने के लिए। बाकियों के लिए सब एक सपना था, लेकिन अकीरा सोच रहा था कि ये सब कितना असली लग रहा है। इतने सारे लोग, इतनी आवाजें, और वो सब सिर्फ उन्हें देखने आए थे। उसी भीड़ में अकीरा की नजर एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की उसे देख रही थी कि अकीरा अगले ही पल उसके पीछे जा खड़ा
खड़ा हुआ, इतना तेज, इतना चुपचाप जैसे हवा का झोंका। अब अकीरा एक लड़की को घूरते हुए देखा तो वो बताते हैं कि लोग उन्हें हीरो मानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि उन्हें बुलाने के लिए क्या क्या कुर्बान किया गया। अकीरा कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन लड़की कहती है कि वो सच खुद ही जानना चाहेगा और फिर चली जाती है। लैबोरेटरी स्टूडेंट कई मॉन्स्टर से लड़ चुके होते हैं। एक ट्रैप एक्टिवेट होने पर अकीरा फुर्ती से खतरा खत्म करता है। मिथिर सबको पीछे हटने का इशारा करता है, लेकिन बाहर और ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर मिलते हैं। साज धुआं बम इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे मॉन्स्टर और ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। एक मिनोटॉर प्रकट होता है जिसे वहाँ नीचे होना चाहिए था। अकीरा उस पर हमला करता है, लेकिन उसकी डैगर टूट जाती है। साज मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद जख्मी है। अकीरा उसे समझाता है कि उसकी जिम्मेदारी है हीरो बचाना, क्योंकि वही दुनिया को बचा सकता है। साज खुद को नाकाम समझने लगता है, लेकिन अकीरा की टीम की एक डिसेंचर जादू से पता लगाती है कि साज पर कर्ज था। अकीरा फिर लड़ाई में कूद जाता है। मिथिर और अकीरा मिलकर एक खास प्लान के तहत हमला करते हैं। मिथिर बिजली जैसी स्पीड से मिनोटोर को जड़ से रोकता है और अकीरा पीछे से उसकी शैडो मैजिक से आखिरी वार करता है, सिर्फ जिंदा बचने के लिए। अकीरा की शैडो मैजिक धीरे धीरे एक मिस्ट्री बनती जा रही थी। उसकी शैडो उसके पैरों के नीचे एक गहरे काले गोल कुएं जैसी बन जाती थी, जिसे वो अपनी मर्जी से मोड़ सकता था, लेकिन अब तक वो इसे पूरी तरह कंट्रोल करना नहीं सीख पाया था। जब मॉन्स्टर फिर से होश में आया और मिर्था पर हमला करने दौड़ा, तब अकीरा ने जैसे तैसे अपनी छाया से उसे रोक दिया। सब चौंक गए। अब अकीरा ने शैडो से कई नुकीले कांटे बनाए और मॉन्स्टर के शरीर में घुसा दिए। इतना ही नहीं, उसने अपने शैडो से राक्षस को नीचे खींचना शुरू कर दिया, जैसे वो उसे अंधेरे में डुबा रहा हो। ये सब करते हुए अकीरा का चेहरा थकावट से भर गया था, लेकिन फिर भी उसने खुद को थोड़ा और झोंका और मॉन्स्टर को लगभग पूरी तरह अपनी शैडो में समा लिया। फिर उसका सिर बाहर था, जिसे अकीरा ने अपनी शैडो को तेज धार की तरह बदल कर अलग कर दिया। ये मंजर देखकर बाकी सभी लोग थोड़े डर गए, क्योंकि जिस बेरहमी से अकीरा ने मॉन्स्टर को खत्म किया था, वो किसी और की स्तर की ताकत दिखा रही थी। लेकिन जैसे ही सबने राहत की सांस ली, अकीरा की शैडो बेकाबू होने लगी। ग्लेस ने जोर से चिल्लाकर सबको पीछे हटने को कहा। अकीरा खुद डर गया। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। तब मिर्था ने उसे शांत करने की सलाह दी। अकीरा ने उसकी बात मानी, खुद को संभाला और फिर से अपनी शैडो पर काबू पा लिया। मैजिक खत्म होते ही वो बुरी तरह हांफने लगा। मिर्था ने माना कि ये जादू बहुत ही ज्यादा खतरनाक और थका देने वाला है, लेकिन अकीरा ने इस पर गर्व किया कि वो बच गया और सबको बचा भी लिया। किले में सब सुरक्षित लौट आए बिना किसी जान गए। मिर्था ने माना कि ये सब अकीरा की वजह से हुआ है, लेकिन अकीरा ने सारा श्रेय अपने गुरु मिर्था को दे दिया, क्योंकि अगर वो ना होता तो शायद उसकी छाया फिर से सब कुछ तबाह कर देती। वैसे भी प्रैक्टिस के दौरान ये पहले भी बेकाबू हो चुकी थी। मिर्था को अब भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये शैडो मैजिक नाम की स्किल आई कहाँ से। उसने कभी सुना तक नहीं था इसके बारे में, और ये जितनी ताकतवर थी उतनी अस्थिर थी, इसलिए वो अब और सतर्क रहने की सलाह देता है, जिस पर अकीरा भी सहमत हो जाता है। इसी बातचीत के दौरान मिर्था उसे एक तलवार देता है। वो पहली बार हीरो द्वारा बनाएगी गॉड ऑफ द नाइट नाम की एक खास कटाना। अकीरा हैरान होता है कि इतनी खास चीज उसे क्यों दी जा रही है, लेकिन जब मिर्था बताता है कि उसने तलवार महल के खजाने से चुरा ली है, तो अकीरा और भी चौंक जाता है। फिर भी वो अपने गुरु का धन्यवाद करता है। इतने में ही अकीरा को याद आता है कि असली हीरो साटो अभी भी शराब से जूझ रहा है। मिर्था बताता है कि वो शराब बहुत ही खतरनाक है और हटने से इनकार कर रहा है, और शायद ये कोई हादसा नहीं है। उसे शक है कि इसके पीछे किसी का हाथ है। रात के समय महल में राजकुमारी को किसी काले जादू के क्रिस्टल से कुछ करते हुए देखा जाता है। वो बड़बड़ाती है कि साटो अब बस एक दिखावटी हीरो और राजा की कठपुतली रहेगा। तभी अचानक अकीरा वहाँ प्रकट होता है और उसका जादू क्रिस्टल तोड़ देता है। वो बिना कोई बात सुने उसे साफ कर देता है कि हीरो उसके श्राप से मुक्त कर दिया गया है। राजकुमारी गुस्से में कहती है, लेकिन अकीरा को भी परवाह नहीं। वो तलवार उसकी गले तक ले जाता है और साफ कर देता है कि उसके लिए वो सिर्फ एक चुड़ैल है। हालांकि उसे कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि राजकुमारी बार बार सिर्फ यही कहती है कि उसने जो कुछ भी किया वो राजा के लिए किया। अकीरा थक हार कर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो चला जाता है, हमें पता चलता है कि राजकुमारी के पास और भी कई सारे क्रिस्टल छुपे हुए हैं और हर क्रिस्टल एक अलग हीरो से जुड़ा है। उधर अकीरा मिर्था से मिलता है और बताता है कि उसका शक सही था। मिर्था हैरान होता है कि अकीरा ने खुद को राजकुमारी के सामने उजागर कर दिया, लेकिन अकीरा बताता है कि उसे जवाब चाहिए थे। मिर्था समझता है कि वो राजकुमारी सिर्फ एक कठपुतली है और असली कंट्रोल राजा के पास है। अंत में मिर्था उसे महल में ना सोने की सलाह देती है। जब अकीरा पूछता है क्यों, तो मिर्था की बात सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि जब राजकुमारी बाकी स्टूडेंट को श्राप देने की कोशिश करेगी, अकीरा बचा रहेगा, क्योंकि राजकुमारी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन यही बात उसे और भी खतरनाक बना देती है। अकीरा अब पूरी तरह से खतरे के बीच फंसा हुआ था। राजकुमारी उस पर श्राप तो नहीं डाल सकती, लेकिन अब वो उसे खत्म करने की कोशिश जरूर करेगी।
राजा के सैनिक पूरे किले में उस रहस्यमयी लड़की को ढूंढने निकल पड़ेंगे जिसने राजकुमारी को टक्कर दी थी। अकीरा सोचता है कि शायद मिर्था उसे डांटेगा कि उसने खुद को सबके सामने ला दिया, लेकिन मिर्था तो बस मुस्कुराते हुए कहता है कि गलत फैसले तो जवानी का हिस्सा होते हैं और बड़ों का काम होता है उन गलतियों को संभाला, इसलिए वो अकीरा की देखभाल के लिए है। अकीरा दिल से चाहता है कि उसकी उस दुनिया में भी मिर्था जैसे लोग होते, तो मिर्था हंसते हुए कहता है कि फिर से उसे अभी अपने साथ ले चलो वापस, वो दुनिया देखना चाहता है जिसके बारे में अकीरा ने उसे बताया था। अकीरा हंसकर बात टाल देता, कहता है कि इतना झंझट झेलना तो बड़ा झिझक वाला काम हो जाएगा। अगले दिन जब अकीरा जंगल में सोकर उठता है तो किले के पास अजीब सी हलचल महसूस होती है। वो वापस जाता है तो सातो उसे देखकर पूछता है कि वो कहाँ था। अकीरा बस ये देखकर खुश होता है कि सातो पर श्राप टूट चुका है और कहता है कि वो बस सो रहा था, लेकिन जब वो असली हालात जानता है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। ये खबर मिर्था के बारे में है। अकीरा पागलों की तरह दौड़ता है, लेकिन जो उसे मिलता है वो सिर्फ दर्द और खालीपन है। जमीन पर मिर्था अब भी जान पड़ा था और उसके सीने में एक खंजर घुसा हुआ था। अकीरा टूट जाता है। वो बार बार पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन तभी कोई बोल पड़ कि वो नाटक करना बंद करे। लोग कहते हैं कि हत्या उसी के खंजर से हुई है। अकीरा झट से कहता है कि उसका खंजर तो मिनटों से लड़ाई में टूट गया था, लेकिन लोग उस पर शक कर रहे थे। लोग कहते हैं कि वो हमेशा गायब रहता, बस ट्रेनिंग के वक्त दिखता था और उसका कोई अता पता नहीं रहता। उसे डोंगन में भी अचानक देखा गया था। सबसे ज्यादा रहस्यमय वही था और लोग मान बैठे हैं कि वही सबसे बड़ा संदिग्ध है। सौभाग्य से सतो उसका बचाव करता है और कहता है कि बिना सबूत के किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन राजा किसी की नहीं सुनता। वो आदेश देता है कि अकीरा ने नाइट कमांडर का खून किया है और उसे पकड़ना ही होगा। राजकुमारी इस सब में कुछ ज्यादा ही खुश नजर आती है और अकीरा को एहसास हो जाता है कि उसे बुरी तरह फंसाया गया है। किसी को कुछ करने से पहले अकीरा कंसील्ड प्रेजेंस का इस्तेमाल करता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। राजा सैनिकों को उसे पकड़ने भेजता है, लेकिन असल में अकीरा वहीं पास में छुपा होता है। वो धीरे से मिर्था के सबसे भरोसेमंद साथी गिलिस के पास आ जाता है और फुसफुसा कर बात करता है। गिलिस उसकी आवाज पहचान लेता है और बताता है कि असल में मिर्था को राजा के निजी हत्यारों नाइट रेवेंस ने मारा था। अब वही लोग अकीरा के पीछे भी है। अकीरा उसे शुक्रिया कहता है और गिलिस उसे सलामत रहने की दुआ देता है। अकीरा अब समझ चुका था कि वो कितनी बड़ी साजिश का हिस्सा बन गया है और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे वही करना था जो मिर्था चाहता था। वो चुपचाप सामान लेकर राज्य के बाहर निकल जाता है। उधर उसी रात राजा बेहद संतुष्ट बैठा है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मिर्था को खत्म करना और अकीरा को फंसा देना इतना आसान होगा। राजकुमारी रिपोर्ट देती है कि हीरो को छोड़कर बाकी सभी छात्रों पर उसका श्राप लग चुका है। अब बस एक बहाना चाहिए ताकि पूर्वी राष्ट्र का युद्ध घोषित किया जा सके। छात्रों को वो प्यादों की तरह इस्तेमाल करेंगे। राजा को यकीन नहीं है कि अकीरा जंगल में ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी नाइट रेवेंस को उसके पीछे भेजने का आदेश दे देता है ताकि कोई चूक न रह जाए। उधर अकीरा अब एक डंगन में घुस चुका है। उसे याद आता है कि मिर्था ने कहा था कि अगर कभी भागना पड़े तो छिपने की सबसे अच्छी जगह डंगन होती है, क्योंकि वहाँ पानी और संसाधन सब सीमित होते हैं, इसलिए जिंदा रहना मुश्किल हो सकता है। लेकिन डंगन सिर्फ छिपने के लिए नहीं बल्कि खुद को और मजबूत बनाने का भी सबसे बढ़िया तरीका है। जितना गहराई में जाएगा उतने ज्यादा खतरनाक दुश्मन मिलेंगे और अकीरा उतना ही ताकतवर बनता जाएगा और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा उससे लड़ने का और जीना होगा और सच्चाई को उजागर करना होगा। अकीरा के मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था, अगर डंगन में इतनी तेजी से ताकत बढ़ाई जा सकती है तो फिर बाकी लोग वहाँ क्यों नहीं जाते। मिर्था ने इसका जवाब पहले भी दे दिया था। उसने समझाया था कि डंगन जितना फायदेमंद है उतना ही खतरनाक भी। सबसे बड़ी बात यह है कि अकीरा की कंसील्ड प्रेजेंस स्किल जो उसे छुपे रहने में मदद करती है वो हर जगह काम नहीं करती, खासकर उन राक्षसों पर जिनकी सूंघने और सुनने की क्षमता बेहद तेज होती है। मगर मिर्था ने यह भी कहा था कि अगर अकीरा अपनी असासिन स्किल को और बढ़ा पाए तो वो अपनी कदमों की आवाज और यहाँ तक कि अपने शरीर की गर्मी तक छुपा सकता है। अकीरा इसे करने की कोशिश भी करता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। डंगन की दुनिया बेहद खतरनाक है और वहाँ के मॉन्स्टर असाधारण रूप से ताकतवर है। कई हफ्तों की मेहनत और खतरनाक खतरों से जूझते हुए अकीरा आखिरकार 69वीं मंजिल तक पहुँच जाता है, जहाँ पहले से भी ज्यादा खतरा उसका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि मिर्था का आखिरी संदेश। उसने कहा था कि डंगन की सारी मुश्किलें और जोखिम आखिर में इस लायक होगी। जब अकीरा का क्लास लेवल 100 तक पहुंच जाएगा तब उसे एक स्पेशल स्किल मिलेगी जो उस दुनिया में जिंदा रहने के लिए जरूरी होगी। मिर्था ने उसे ये भी बताया था कि उसे लेबोरेटरी ऑफ कैंटलिन की ओर बढ़ना चाहिए और हर 10वीं मंजिल पर मौजूद बॉस को हराने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन एक बार जब वो बॉस के चैम्बर में दाखिल हो जाएगा तब या तो वो राक्षस को मारेगा या खुद मर जाएगा। जीतने पर उसे जबरदस्त शक्ति और एक्सपीरियंस मिलेगा। अब तक अकीरा 6 बॉस को हरा चुका था। अब वो 17th लेवल पर पहुंच चुका है। चैम्बर के भीतर
अंदर कदम रखते ही लड़ाई शुरू हो जाती है। अकीरा तुरंत समझ जाता है कि ये राक्षस पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसके पंजे इतने नुकीली हैं कि एक झटके में शरीर चीर सकते हैं और उसका सांप जैसा हिस्सा जहरीला और एसिडिक है। अकीरा बचने की कोशिश करता है लेकिन आखिरकार वो राक्षस की पकड़ में आ जाता है और उसकी पसलियां चटक जाती हैं। दर्द से अकीरा की सोचने की ताकत जवाब देने लगती है, लेकिन अकीरा अब तय कर चुका है, अब कोई भी रोक नहीं सकता। वो अपनी शैडो मैजिक को पूरी ताकत से एक्टिवेट करता है और देखते ही देखते उसकी शैडो से निकले नुकीले कांटे राक्षस के शरीर को चीरना शुरू कर देते हैं। गुस्से से भरा अकीरा अपने जादू को और भी वहशी बना देता है। कांटे अब रहम किए बिना उसे टुकड़ों में बांट रहे थे। अकीरा जीत तो जाता है लेकिन होश खो बैठता है। राक्षस के जहरीले खून की वजह से उसका शरीर अब भी जल रहा होता है। तभी एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। वो बताते हैं कि अकीरा की छाया जादू में खुद की चेतना है और उसने देखा कि अकीरा की चोट अब खतरनाक हद पार कर चुकी है, इसलिए वो खुद ब खुद कंट्रोल अपने हाथ में लेकर रिकवरी मोड चालू कर देती है। अगली सुबह किले में सातो बाकी छात्रों से कहता है कि वो अब और इंतजार नहीं करेगा, वो डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए निकलना चाहता है। बाकी स्टूडेंट इस पर भड़क उठते हैं और कहते हैं कि वो अभी अभी अकीरा द्वारा मिर्था की हत्या के सदमे से उभरे नहीं है, वो किसी योद्धा के लिए तैयार नहीं है। मगर सातो को शक होता है कि छात्रों का ये बदला हुआ व्यवहार शायद राजकुमारी के शराब की वजह से हो सकता है, जैसा कि ग्लेस ने उसे बताया था। सातो कहता है कि अगर कोई साथ नहीं आएगा तो वो अकेले ही जाएगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स आगे आते हैं और उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। वो सब मिलकर एक पार्टी बनाते हैं, लेकिन सातो को हैरानी होती है कि उन्हें इतनी आसानी से महल से निकलने दिया गया। फिर उसे याद आता है कि राजा तो यही चाहता था कि स्टूडेंट्स डीमन लॉर्ड को हराएं ताकि वो उन्हें अपने युद्ध के प्यादों की तरह इस्तेमाल कर सकें। सातो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये लोग उसके साथ क्यों आए हैं। तब यूकी नाम की छात्र बताती है कि वो एक डिसेंचेंटर है, उसे शराब आसानी से अक्सर नहीं करता और अब वो दूसरों में शराब को पहचानने भी लगी है। यूकी ने कुछ और छात्रों को शराब से मुक्त किया और इस काम में असाइना ने भी मदद की। अब सातो को समझ में आने लगा है कि चीजें अभी बहुत पेचीदी है और उन्हें अकीरा की जरूरत फिर से पड़ सकती है, क्योंकि युद्ध की असली शुरुआत तो अब होने वाली है। असाइना की यादें पूरी तरह से साफ नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस वक्त वो खुद नहीं था, मानो किसी और के कंट्रोल में था। उसे बस इतना याद था कि वो एक कमरे में था जहाँ उसने कई क्रिस्टल तोड़ दिए थे और ये उसने एक कटाना से किया था, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि वो तलवार आई कहाँ से। धीरे धीरे सच सामने आता है, ये सब गिलेस की योजना थी। उसकी मैनिपुलेशन स्किल इतनी ताकतवर है कि वो किसी भी शराब से ज्यादा असरदार होती है। जब बात किसी व्यक्ति को काबू में करने की हो, जब क्रिस्टल नष्ट हो जाते हैं, गिलेस खुद को संतुष्ट महसूस करता है। उसने मिर्था का आखिरी आदेश पूरा कर दिया था और वो उन दूसरी दुनिया से आए नायकों को सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं देता है। उधर असाइना का मन अब अकीरा से जुड़ने को बेचैन है। उसे अफसोस होता है कि वो पहले ही ऐसा कर पाता। जब सब अकीरा पर शक कर रहे थे तब वो चुप रहा और अब खुद से नफरत हो रही है। एक बीते हुए पल की झलक दिखती है कि असाइना और अकीरा स्कूल के बाहर अचानक टकरा गए थे। अकीरा किसी काम पर था लेकिन वो नहीं चाहता था कि कोई दूसरा जाने, खासकर उसकी छोटी बहन को नहीं। इस बातचीत में पता चलता है कि दोनों की बहनें एक क्लास में ही है और सबसे अच्छी दोस्त है। दोनों लड़के कभी खास करीब नहीं थे, लेकिन असाइना शायद अकीरा को बाकी सब की तुलना में बेहतर समझता था। अब डोगन में अकीरा की आंखें खुलती है असाइना की याद के साथ। वो दुआ करता है कि असाइना, उसकी माँ और बहन सब ठीक हो, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अभी और भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं। सबसे चौंकाने वाली बात ये होती है कि उसके शरीर में अब कोई दर्द नहीं होता। जब वो अपना स्टेटस स्क्रीन चेक करता है तो पाता है कि उसके स्टेटस काफी बढ़ चुके हैं। सबसे ज्यादा हैरानी उसे तब होती है जब वो देखता है कि उसकी एचपी लगभग फुल है। उसे यकीन था कि उसकी पसलियां टूट चुकी थी और जहर तेजी से फैल रहा था, लेकिन अब सब सामान्य है। उसकी शैडो मैजिक स्किल अब लेवल 5 पर पहुंची है, जबकि बॉस रूम में घुसने से पहले वो सिर्फ लेवल 3 पे थी। यानी सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने से ही उसमें 2 स्तर का उछाल आया। उसे अब महसूस होने लगा है कि इस जादू में कुछ मिस्टीरियस है। ये सामान्य स्किल नहीं है, लेकिन अभी उसे बस आगे बढ़ते रहना है। जब अकीरा 75वीं मंजिल पर पहुंचता है तो उसे एक स्लाइम मॉन्स्टर मिलता है। ये थोड़ा अजीब था क्योंकि आमतौर पर स्लाइम इतने नीचे नहीं मिलते, लेकिन फिर उसे देखता है कि उसे स्लाइम के अंदर एक लड़की है, एक एल्फ। अकीरा को उसकी शक्ल देखकर लगता है कि ये अब तक की सबसे खूबसूरत लड़की है। अकीरा को एक स्किल याद आती है जिसे वो टेस्ट करना चाहता था, वर्ल्ड आइज। जैसे ही वो इसे एक्टिवेट करता है उसे एहसास होता है कि ये भारी गलती थी। ये स्किल काफी खतरनाक लगती है, इसलिए अकीरा तय करता है कि फिलहाल वो उसे नहीं छुएगा। तभी एल्फ लड़की होश में आ जाती है। अकीरा उससे पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। वो जवाब देती है कि हाँ, लेकिन अकीरा को उस पर यकीन नहीं होता क्योंकि अब उसके सामने उसकी स्टेटस स्क्रीन दिख रही होती है बिना किसी कोशिश के। अकीरा सोचता है कि शायद ये वर्ल्ड आइज स्किल का असर होता है, लेकिन वो पक्का नहीं है।
जो बात पकी है वो ये लड़की की सिर्फ HP 2% है। अकीरा नोट करता है कि उस लड़की के पास भी वर्ल्ड आइस स्किल है और सोचता है कि क्या वो भी उसकी स्टेटस स्क्रीन देख पा रही है। लड़की उसे उसके नाम से पुकारती है और पूछती है कि वो डंगन में क्यों है। ये तरीका थोड़ा अजीब होता है। फिर भी अकीरा बताता है कि वो लेवल अप करने आया है, लेकिन उसे जरूर कहता है कि कम से कम नाम तो पहले पूछना चाहिए। लड़की अचानक फिर से बेहोश हो जाती है। उसका शरीर बुखार से तप रहा होता है, इसलिए अकीरा उसे पानी के पास ले जाता है। जब वो फिर से होश में आती है तो अकीरा मजाक करता है कि शायद उसे उसकी भूख से खर्राते पेट की आवाज ने उठा दिया। उसके पास फिलहाल सिर्फ पानी होता है, लेकिन कहता है कि बुखार में पानी सबसे जरूरी चीज है। लड़की भूख से बेहाल होती है और कहती है कि वो भूखी है, सो नहीं सकती। अकीरा उसे बताता है कि उसका नाम एमिलिया है। सौभाग्य से अकीरा जो दलिया पका रहा था वो तैयार हो चुका था और एमिलिया उसे बिना किसी लिहाज के खा जाती है। उसे ऐसे खाता देख अकीरा को यकीन नहीं होता कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। उसके इस कमेंट पर एमिलिया पूछती है कि उसे बीमार लोगों की इतनी समझ कहाँ से आई। अकीरा बताता है कि ये तो बस तजुर्बे से सीखा है, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती है। एमिलिया दीवार पर बनी मार्किंग दिखाती है। एक में लिखा होता है कि वो 69वीं मंजिल पर है। वो हैरान होती है क्योंकि अकीरा ने उसे 75वीं मंजिल पर पाया था, तो फिर वो वापस ऊपर कैसे आया। खास तौर पर जब वो लेवल बढ़ाने आया तभी और भी हैरान करने वाली बात है। इस सवाल का जवाब तो अभी बाकी है, लेकिन एक बात साफ है, अकीरा अब न सिर्फ मजबूत हो रहा है बल्कि उन रहस्यों के करीब पहुंच रहा है जो इस दुनिया की असली सच्चाई छुपा रहे हैं। अगले दिन दोनों 80वीं मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अकीरा एक विशाल ऑगर की पीठ को चीर देता है, वहीं एमिलिया ग्रेविटी स्पेल से दूसरे ऑगर को कुचल देती है। अब जबकि एमिलिया पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है, अकीरा उससे पूछता है कि वो अभी भी उसका पीछा क्यों कर रही है। एमिलिया कहती है कि वो उसका पीछा नहीं कर रही, लेकिन कोइंसिडेंस से दोनों का रास्ता एक ही है। अकीरा इस पर शक करता है और साफ कह देता है कि वो सुरक्षा के लिए नहीं आया है। एमिलिया को ये सुनकर बुरा लगता है। वो अपनी देखभाल खुद भी कर सकती है। दोनों असली बॉस चैम्बर तक पहुंचते हैं, जहां एक भयंकर ड्रैगन उनका इंतजार कर रहा होता है। ड्रैगन बिना समय गवाए हमला कर देता है। अकीरा कंसील्ड प्रेजेंस का इस्तेमाल करता है ताकि बेहतर पोजीशन ले सके, जबकि एमिलिया अपनी ताकतवर ग्रेविटी स्पेल से कुछ वक्त खरीदने की कोशिश करती है। ये ड्रैगन अब तक का सबसे खतरनाक दुश्मन साबित होता है। वो अकीरा को जमीन पर पटक देता है और एमिलिया बताती है कि शायद ड्रैगन उनकी माना को ट्रैक कर रहा है। इसे हराने का सबसे बेहतर तरीका है अपनी माना को पूरे वातावरण में फैला देना ताकि दुश्मन ट्रैक ना कर पाए। अकीरा कहता है कि ये सुनने में जितना आसान है करने में उतना नहीं। फिर भी एमिलिया की सलाह उसे एक आइडिया देती है। अकीरा सोचता है कि जब वो टेल्थ मोड में जाता है तो उसकी माना कैसे व्यवहार करती है और फिर वो उसे एक नए तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एमिलिया तब रह जाती है। उसके मुताबिक अकीरा की माना से जो आर्म निकला अब तक ऐसा केवल एक ही इंसान कर पाया, पहला हीरो। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। जैसे ही दोनों राहत की सांस लेते हैं, ड्रैगन का शरीर चमकने लगता है, एक रहस्यमय चमक जो कि किसी और रास्ते की ओर इशारा करती है। जैसे जैसे रोशनी कम पड़ने लगी तो धीरे धीरे पता चला कि वो भयानक ड्रैगन अब एक रहस्यमय काली बिल्ली में बदल चुका है और फिलहाल गहरी नींद में है। एल्फ लड़की अपने वर्ल्ड आइज स्किल का यूज करके बिल्ली की जांच करती है और उसमें एक अजीब सी जानकारी सामने आती है। इस बिल्ली के पास शेप शिफ्टर नाम की स्किल है, जिसका मतलब कि ये असल में कभी ड्रैगन था ही नहीं। उसके लिए तो ये बिल्कुल समझ में आता है, असली ड्रैगन को हराना इतना आसान काम नहीं होता। पर ये सवाल उठता है कि बिल्ली सो क्यों रही है। असल में बिल्ली की हालत आधी मौत के कगार पर पहुंच चुकी थी। अब अकीरा ने उसका सामना किया था और अब वो अपने शरीर को रिकवर करने के लिए सो गई है। अकीरा एल्फ लड़की से पूछता है कि आखिर किस तरह का प्राणी है। वो बताती है कि इसका नाम ब्लैक कैट है, एक प्राचीन दैविक जीव जो दिखने में भले ही प्यारा हो मगर ताकत में किसी भी आम मॉन्स्टर से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। एल्फ लड़की अकीरा से पूछती है कि वो खुद अपने वर्ल्ड आइज स्किल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा, जबकि वो उससे सीधा सब कुछ देख सकता है। अकीरा बताता है कि वो अभी तक इस स्किल पर काबू नहीं पा सका है, लेकिन उसे लगता है कि जैसे जैसे ये स्किल लेवल अप होगी वैसे वैसे वो इसे कंट्रोल कर लेगा। तभी अचानक बिल्ली जाग जाती है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो इंसानी भाषा में बोलने लगती है। पहले तो वो खुद की हार जाने पर नाराजगी जताती है, फिर बताती है कि उसने ड्रैगन का रूप क्यों लिया था। असल में वो डेंगन में अकेले रहते हुए अब ऊब चुकी थी, इसलिए उसने एक बार देखे गए ड्रैगन का रूप अपनाया और आने वाले एडवेंचर्स को डराने लगी। अकीरा को अब तक विश्वास नहीं हो रहा होता कि एक बिल्ली इंसानों की तरह बोल सकती है। तब बिल्ली ये रहस्य खोलती है कि वो एक असल में हाई इंटेलिजेंट बीस्ट है जिसे खुद डीमन लॉर्ड ने बनाया था। लेकिन अकीरा को ये बात रास नहीं आती कि हारने के बावजूद ये बिल्ली खुद को महान साबित करने में लगी है। वो हल्के अंदाज में अपना कुनाई घुमाकर उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्ली में जरा भी घबराहट नहीं होती, बल्कि वो तो एक और चौंकाने वाला खुलासा करती है। डीमन लॉर्ड ने अकीरा के लिए एक संदेश भेजा है। संदेश साफ होता है, मुझसे मिलने आओ वेल्केनो रॉक्स मॉन्स्टर की जगह, और वो उसी किले में मिलेगा। अकीरा को समझ में नहीं आता कि डीमन लॉर्ड को उसके बारे में कैसे पता चला और उसे क्यों बुला रहा है, लेकिन बिल्ली को इसकी कोई जानकारी नहीं होती। उसका काम सिर्फ मैसेज को वहां तक पहुंचाना था और अब वो अकीरा से कहती है कि वो उसे मार दे ताकि कम से कम कमरे का लॉक टूटे और वो वहां से निकल सके। लेकिन अकीरा ऐसे करने से मना कर देता है। वो साफ कहता है कि वो अब तक किसी भी मॉन्स्टर
मॉन्स्टर को दुश्मन नहीं मानता, बल्कि जो उसने देखा है उसके मुताबिक इस दुनिया में एक इंसान ही ज्यादा निर्दयी है। समस्या ये है कि जब तक फ्लोर का बॉस मर नहीं जाता तब तक यहाँ कमरा नहीं खुलेगा। लेकिन अकीरा को यकीन नहीं होता है कि इसका कोई और तरीका जरूर होगा। कुछ देर सोचने के बाद एल्फ लड़की एक उपाय सुझाती है। वो कहती है कि ब्लैक कैट को फेमिलियर बना लिया जाए। अगर ऐसा हो गया तो बिल्ली की बॉस की स्थिति खत्म हो जाएगी और दरवाजा खुल जाएगा। हालांकि बिल्ली बताती है कि ऐसा करने के लिए एक उच्च स्तर की माना नियंत्रण शक्ति चाहिए होती है। लेकिन अकीरा तो मुख्य कैरेक्टर है, उसे किस बात की कमी। वो बिना हिचकिचाए रिचुअल शुरू करता है। वो बिल्ली को नाइट नाम देता है और अपनी माना उसमें डालता है। इससे अकीरा की सोच नाइट में चली जाती है और वहाँ एक अजीब चीज देखने को मिलती है, एक जलता हुआ शहर और उसी के बीचों बीच एक नाइट जिसे तबाही मचाते हुए देखा जा सकता है। अकीरा उससे लड़ता है, लेकिन मारने के इरादे से नहीं, इसकी बजाय वो अपने आप को कुर्बान कर देता है। वो नाइट से वादा करता है कि अगर वो उसे अनुबंध करेगा तो उसे अब किसी भी बुराई का हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा। मॉन्स्टर के लिए जो जन्म से ही बुराई के लिए बाधाएं हैं, ये किसी सपने से कम नहीं। नाइट तुरंत सहमत हो जाता है। जैसे ये समझौता होता है उसके मन का अंधेरा आसमान साफ हो जाता है। अब वहाँ धूप, नीला आकाश और शांति होती है। अकीरा होश में आता है और दोनों के शरीर पर समान पैक्चिन देखता है। इस बात की पुष्टि की अब वो आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। नाइट अब पूरी तरह से अकीरा में दिलचस्पी लेने लगा है। उस पर अब किसी तरह का संदेह नहीं बचा। वो खुलकर अपनी वफादारी की कसम खाता है और अकीरा के इस सफर का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर करता है। दोनों औपचारिक रूप से एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। एल्फ लड़की भी इस हल्के फुल्के माहौल में शामिल होती है और नाइट को अपना नाम बताती है, एमिलिया। अब जब फ्लोर का बॉस तकनीकी रूप से पराजित हो चुका है तो कमरे के बीचों बीच एक टेलीपोर्टेशन सर्कल उभर आता है। लेकिन जाने से पहले तीनों थोड़ी देर आराम करने का फैसला करते हैं। इस वक्त वो एक दूसरे को बेहद जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बीते वक्तों की कहानी, अपने जख्म, अपने सपने सब खुलकर सामने आते हैं। इस बीच दूसरी ओर हीरोज अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर मतलब यामाटो पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही वो सभी चौंक जाते हैं क्योंकि ये जगह पूरी तरह से जापान जैसी दिखती है। इन्हें पता चलता है कि ये क्षेत्र पहले हीरो ने स्थापित किया था और क्योंकि वो जापान था इसलिए ये जगह वैसी रची गई है। एक लंबी और थकान भरी यात्रा के बाद सभी हीरोज बेहद थके हुए होते हैं और भूख से बेहाल। वो एक ऐसी जगह जाके बैठ जाते हैं जब वो आराम कर सके। खाना ऑर्डर करते हैं और तसल्ली से पेट भरते हैं। उस दुनिया में आने के बाद ये अब तक का शायद सबसे अच्छा खाना होता है। अब आशब्द उनके अनुभव को काम करके बताता है। खाने के बाद एक ग्रुप गंभीर चर्चा के लिए बैठता है। अकीरा अब नहीं होता, लेकिन उनकी जरूरतें अब भी वही है, पैसा, जीविका और जीवित रहने का तरीका। एक हीरो सुझाव देता है कि उन्हें एडवेंचर्स बन जाना चाहिए। ट्रैवल के दौरान उसकी कुछ एडवेंचर से बातें हुई थी और उसे यह कम फायदेमंद लगा। बाकी लोग उसकी बात से सहमत होते हैं, लेकिन साथ ही ये भी तय करते हैं कि उन्हें ज्ञान भी जरूरी है, खासकर उस दुनिया के नियमों को कंट्रोल में रखने का, ताकि वो कभी चाहे तो उस शहर से बाहर निकल सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्हें कभी न कभी डीमन लॉर्ड से लड़ना ही होगा, क्योंकि राजा और राजकुमारी ने उन्हें उसी उद्देश्य के बुलाया था। एक और मेंबर कहता है कि उन्हें डीमन लॉर्ड को खोजने की प्लान बनाना चाहिए, लेकिन असाइना का मानना है कि उन्हें वही यामाटो में रहना चाहिए। उसे ऐसा महसूस होता है कि अकीरा अब उनसे दूर नहीं है, बल्कि काफी करीब है। वो चाहता है कि जब भी उनकी मुलाकात हो वो सब मिलकर डीमन लॉर्ड के खिलाफ लड़े। असाइना ये भी मानता है कि अकीरा की ताकत अकेले ही पूरे ग्रुप से ज्यादा है, इसलिए उनके लिए जरूरी है कि वो साथ जुड़े। कुछ लोग असाइना की राय से सहमत होते हैं। वो याद दिलाते हैं कि अकीरा पर कमांडर सारन की हत्या का शक है, लेकिन असाइना को अब भी लगता है कि उन्हें उस समय मैनिपुलेट कर दिया गया था और अकीरा निर्दोष है। सातो भी अकीरा से मिलने के लिए बेताब था। वो नहीं मानता कि अकीरा उनके मुकाबले कमजोर है, बल्कि वो खुद मानता कि अकीरा उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। लेकिन सातो का ये भी कहना होता है कि वो बचपन से अकीरा के साथ एक ही क्लास में पढ़ा है, फिर भी अकीरा को उसका नाम तक याद नहीं। यानी अकीरा सामाजिक मामलों में बहुत ही अलग थलग किस्म का इंसान रहा है। असीना मानता है कि सातो की बात सही है, लेकिन फिर भी वो एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि उन्हें यामाटो में ही रहकर मॉन्स्टर से लड़ते हुए खुद को और मजबूत करना चाहिए, ताकि जब वो अकीरा से मिले तो इतना मजबूत बन चुकी हो कि अकीरा उन्हें नजरअंदाज ना कर सके। उधर दूसरी ओर अकीरा, एमिलिया और नाइट एक दूसरे की कहानियां जान रहे होते हैं। एमिलिया बताती है कि वो असल में एक राजकुमारी थी, लेकिन उसे अपने ही राज्य से निकाल दिया गया, और वो भी अपनी छोटी बहन के हाथों। जब वो भाग रही होती है तो उसकी बहन ने तीरों से उस पर हमला किया, जिससे बचने के लिए उसने एक मैजिकल स्पेल इस्तेमाल किया, जिससे वो खाई में गिर गई। वो वहीं जमीन पर पड़ी हुई थी जब एक स्लाइम ने उसे निगल लिया। जब उसकी मुलाकात अकीरा से हुई, तीनों अब पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुके होते हैं। एक दूसरे के घाव, एक दूसरे की ताकतें और एक दूसरे की मंजिल अब समझ आने लगी है। शायद यही से उनका असली सफर शुरू होता है। जैसे ही सब कुछ थोड़ा शांत हुआ, नाइट चौंक गया। उसे बात हजम नहीं हो रही थी कि कोई स्लाइम किसी को निगल भी सकता है, और फिर भी एमिलिया जैसे एकदम ठीक ठाक बची रही। चलो मान लिया किस्मत ने उसका साथ दे दिया होगा, वरना ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। अकीरा ने हल्की फुल्की बातों के बीच पूछा कि एमिलिया
एमिलिया अब वापस अपने शहर जाएगी या नहीं, लेकिन उसने बिना ज्यादा सोचे कहा कि नहीं, उसे कोई दिलचस्पी नहीं है वापस जाने की। उसने कहा कि फैमिली वाले चक्कर बहुत सिरदर्द होते हैं और सच्ची बात है, घर की लड़ाइयाँ किसी को समझ नहीं आती। उसी दौरान अकीरा को भी अपने घर की याद आ गई। उसने बताया कि उसकी एक छोटी बहन हुई और कैसे उसने उसके लिए एक नया फोन खरीदा था क्योंकि उसका पुराना फोन टूट गया था। उसने तो अपने खर्चों से कटौती करके यहाँ तक की रातों की शिफ्ट भी ली, बस इसलिए कि बहन को कुछ अच्छा दे सके। लेकिन बहन ने नाराजगी में कह दिया कि उसने मांगा ही कब था। अकीरा थोड़ा टूट सा गया था उस वक्त। शुक्र है उनकी माँ ने बीच बचाव करके संभाल लिया था। ये सब सुनकर नाइट और अमीलिया समझ गए कि अकीरा का परिवार इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने पूछा कि क्या उसे अपने घर की याद नहीं आती। अकीरा बोला कि हाँ आती तो है, लेकिन अब वापस का कोई सवाल नहीं उठता। असल में उसे लगने लगा था कि वो अपने पुराने जीवन में बस एक भीड़ का हिस्सा था, कोई ध्यान भी नहीं देता था उस पर। लेकिन उस दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी ने उसे पहचाना, उसे समझा, और उसका नाम सारंग था। वही सारंग जो अब इस दुनिया में नहीं रहा और अकीरा को लगता है कि उसकी मौत का जिम्मेदार वही खुद है। यही सोचकर वो बदले की आग में जल रहा था। हालात थोड़ी गंभीर हो गई थी तो बात का माहौल बदलने के लिए अकीरा ने नाइट का साथ थोड़ा मजाक शुरू कर दिया। उसने नाइट को छेड़ा जो बार बार ये याद दिला रहा था कि वो कोई पालतू बिल्ली नहीं है बल्कि एक डीमन है। लेकिन फिर भी उनके बीच का रिश्ता बहुत अलग था। दोनों की आत्माएं अब भी जुड़ी हुई थी, यानी अगर एक मरेगा तो दूसरा भी मरेगा। मगर अकीरा को इन बातों की फिक्र नहीं थी। वो तो इस पॉजिटिव बात पर ध्यान दे रहा था कि अब वो दोनों चाहे कहीं भी हो एक दूसरे से टेलीपैथी से बात कर सकते हैं। और जो थोड़ा आराम हो चुका था, अकीरा ने पूछा कि टेलीपोर्ट सर्कल उन्हें कहाँ ले जाएगा। नाइट बोला उसे नहीं पता, लेकिन अमीलिया को थोड़ा अंदाजा था। उसका कहना था कि ये ब्लू सर्कल उसे जगह ले जाता है जहाँ किसी का दिल सबसे ज्यादा जाना चाहता है, और अगर ग्रुप में हो तो जिसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है उसी की मंजिल पर सब पहुँचते हैं। अमीलिया बोली कि उसे तो बस इतना चाहिए कि वो अकीरा के साथ रहे, बाकी कहाँ जाना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर में जैसे ही टेलीपोर्ट हुए खुद को एक घने जंगल में पाया और सामने दिखा होली ट्री, जो साफ संकेत था कि वो एल्विन फॉरेस्ट में है। एमिलिया का चेहरा उतर गया। उसे एकदम से घबराहट होने लगी क्योंकि वो इस जगह पर वापस आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और उसकी टेंशन एकदम सही निकली। अगले ही पल उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। किसी ने उस पर तीर चला दिया। अकीरी ने झपट कर उसे गिराकर बचाया। फिर से एक तीर आया। इस बार अकीरा खुद कूद कर पहाड़ी पर चढ़ा और हमलावर को नीचे गिरा दिया। हमलावर था लियाम, एक एल्फ जिसने कहा था कि उसे क्रिमिनल दिखी, यानी एमिलिया। बातों का लहजा चुभने वाला था और आखिरकार अकीरा ने उसे मार दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चारों तरफ से एल्फ्स ने उन्हें घेर लिया था। इस बार सामने थी खुद एमिलिया की बहन किलिका, वही जिसने उसे सिंहासन से हटाया था। उसने पूरी गुस्से में पूछा कि इतनी हिम्मत कैसे हुई एमिलिया की वापस लौटने की, और वहीं पर साफ कह दिया कि अब उसे सबक सिखाया जाएगा। ये देख अकीरा और नाइट समझ गए कि ये सिर्फ बहनों की मामूली लड़ाई नहीं है, यहाँ एक बहुत ही गहरा पारिवारिक फासला है जो अब किसी सुलह से नहीं सुलझने वाला। अब उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो पीछे हटे और एमिलिया को अकेले छोड़ दे, या फिर उसका साथ निभाए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और जैसा कि हम अकीरा को जानते हैं कि वो पीछे हटने से रहा। एमिलिया हमेशा सोचती थी कि उसकी बहन किलिका उससे कहीं ज्यादा कमाल की है, क्योंकि किलिका हर दिन खुद को बेहतर बनाती। लेकिन उसके पहरेदार ने उसे याद दिलाया कि चाहे किलिका कितने भी शानदार क्यों ना हो, एक दिन एल्फ राष्ट्र की रानी तो एमिलिया ही बनेगी। कुछ समय बाद लियाम ने अचानक कहा कि वो एमिलिया से शादी नहीं करना चाहता। ये रिश्ता तो तयशुदा था, इसलिए एमिलिया ने बस इतना कहा कि अगर उसे रिश्ता तोड़ना है तो उसे जाकर राजा से बात करनी होगी। फिर किलिका वहाँ आई और हालात और बिगड़ गए। उसने एमिलिया को बताया कि वो ब्लाइट की संतान है। कुछ समय बाद एमिलिया पर एक बहुत बड़ा पाप करने का इल्जाम लगा दिया गया। उसने लाख समझाया कि वो बेगुनाह है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सबको बस इतना डर था कि ब्लाइट की संतान कभी गद्दी पर नहीं बैठे, क्योंकि वो गद्दी तो किलिका की है। अब वर्तमान में एमिलिया अपनी बहन से कहती है कि वो बस चली जाए, लेकिन किलिका उसे जाने नहीं देना चाहती थी। अभी अकीरा जो एमिलिया का दोस्त बन चुका है उसकी तरफ से बोलता है और कहता है कि किलिका को शांत होना चाहिए। किलिका को समझ में नहीं आता कि कोई हत्यारा जैसे अकीरा एमिली जैसे अपराधी का साथ क्यों दे रहा है। अकीरा मुस्कुराकर कहता है कि वो तो बस एक दोस्ताना पड़ोसी हत्यारा है और एमिलिया से बस हाल ही में मिला है। किलिका फिर एमिलिया पर नए आरोप लगा देती है कि उसने लियाम को जहर दिया था। एमिलिया कहती है कि वो असल में एक हीलिंग पोशन था, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। सबको लगता है कि उसने झूठ बोला है। किलिका अकीरा को धन्यवाद कहती है कि उसने एक भगोड़ी को पकड़वाया, लेकिन तभी किलिका अपनी आंखों से कुछ अजीब करती है। एमिलिया उसे चेतावनी देती है कि उसकी आंखों में मत देखना, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। किलिका गर्व से बताती है कि उसने अपनी मेमोराइज ताकत का इस्तेमाल किया और अब अकीरा का दिल उसी के काबू में है। एमिलिया पहली बार अपनी बहन पर गुस्सा होती है। वो कहती है कि किसी के मन पर जबरदस्ती करना गलत है और किलिका को अकीरा पर किया गया जादू तुरंत हटाना चाहिए। किलिका हैरान होती है क्योंकि एमिलिया ने कभी उसे इस तरह बात नहीं की थी। तभी अकीरा दोनों को शांत करने के लिए कहता है और बताता है कि वो जादू उस पर चला ही नहीं। सब चौंक जाते हैं और नाइट बताता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जादू किसी बहुत ऊंचे स्तर वाले व्यक्ति पर काम नहीं करता। किलिका को यकीन नहीं होता कि कोई
उससे ताकतवर हो सकता है। अकीरा उसे बस ये चाहता था कि वो मान ले कि उसने अपनी बहन को फंसाया, लेकिन किलिका नहीं मानती और अपने सैनिकों को अकीरा पर हमला करने का आदेश देती है। अकीरा अपनी छाया जैसी ताकत से सबको हरा देती है, लेकिन उन्हें मारती नहीं। तभी राजा आ जाता है, सब तुरंत शांत हो जाते हैं। राजा पूछता है कि क्या हो रहा है। जब एक गार्ड कुछ कहने की कोशिश करता है तो राजा उसे रोक देता है और कहता है कि वो खुद किलिका से सुनना चाहता है। फिर किलिका घबरा जाती है क्योंकि उसे लगा था कि राजा तो बाहर गया था। राजा देख लेता है कि किलिका ने अपने सैनिकों पर मेमोराइज का जादू किया है। वो उसे जादू खत्म करने का आदेश देता है और कहता है कि सजा बाद में तय होगी। फिर राजा अकीरा से माफी मांगता है कि उसकी बेटी ने उस पर हमला किया, लेकिन साथ ही उसे आदेश देता है कि वो एल्फ भूमि छोड़ दे क्योंकि दूसरे जातियों को वहाँ रहने की अनुमति नहीं है। एमिलिया कहती है कि अगर ऐसा है तो वो अकीरा के साथ जाएगी। ये सुनकर राजा बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि एमिलिया उसकी उत्तराधिकारी है और उसे एक दिन इस राज्य की रानी बनना होगा। अकीरा बोल उठता है कि एमिलिया अपनी खुद की इंसान है, उसे अपने फैसले खुद करने का हक है। राजा उसे बाहरी व्यक्ति कहता है और बोलता है कि उसे इस मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अकीरा जवाब देता है कि अगर वो बाहरी है तो उस पर राजा के आदेश भी लागू नहीं होते और वो एमिलिया की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। राजा को एहसास होता है कि अकीरा मजाक नहीं कर रहा है और फिर वो घोषणा करता है कि फैसला एक फाइट से होगा। राजा अपनी जगह किलिका को लड़ने के लिए चुनता है। अकीरा बिना डरे तैयार हो जाता है और सब लोग होली ट्री के नीचे अपने बैटल फील्ड की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में अकीरा को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि अकीरा ब्लाइट की संतान होने का क्या मतलब रखता है। कहा जाता है कि अगर शाही परिवार में जुड़वा बच्चे जन्म ले तो उनमें से एक अपने माता पिता जैसा नहीं दिखेगा। वही बच्चा ब्लाइट की संतान कहलाता है और उसके आने से एल्फ भूमि में विनाश होता है। पहले लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते थे, लेकिन एमिलिया के बाल और आंखें अपने परिवार से लगती और यहीं से सबने यकीन करना शुरू कर दिया कि ये कहानी सच है। अकीरा ने जब एमिलिया की आंखों में देखकर कहा कि उसकी अलग आंखों और बालों का रंग तो बहुत खूबसूरत है, तो एमिलिया शर्मा गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसकी इन बातों की तारीफ करेगा, क्योंकि लोग तो हमेशा उन्हें ब्लाइट की निशानी कहते थे। लड़ाई से पहले एमिलिया ने अकीरा को चेतावनी दी कि किलिका एल्फ जाति की सबसे बेहतरीन तलवारबाज है। अकीरा ये सुनकर हैरान हो गया कि एमिलिया अपनी उस बहन की इतनी तारीफ कर रही है जिसने उसे झूठे आरोप में फंसाया। एमिलिया ने बताया कि पहले वो दोनों करीब थे। किलिका हमेशा मेहनत करती थी, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती थी और एमिलिया अब भी अपनी बहन से बहुत प्यार करती है। राजा ने किलिका को आदेश दिया कि वो इस लड़ाई में अपने राजघराने को सम्मान साबित करे और किलिका ने वादा किया कि वो जरूर जीतेगी। दोनों योद्धा तैयार हुए। किलिका ने अकीरा से पूछा कि क्या वो सच में सोचता है कि बिना तलवार निकाले वो जीत सकता है। अकीरा मुस्कुराकर बोला कि वो ऐसा सिर्फ उसकी भलाई के लिए कर रहा है, क्योंकि अगर उसने तलवार निकाली तो गलती से उसकी जान जा सकती है। लड़ाई शुरू होने से पहले अकीरा ने एमिलिया की तरफ देखा और कहा कि जब राजा उनसे सवाल करता था तब जिस तरह से एमिलिया उसके लिए गुस्सा हुई वो बात उसे बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि जब वो ये लड़ाई जीत जाएगा तब एमिलिया आजाद होगी और जो चाहे वो कर सकेगी। लड़ाई शुरू होती है। अकीरा तुरंत समझ जाता है कि क्यों सब किलिका को सबसे बेहतरीन तलवारबाज कहते हैं। उसकी चाल तेज, सटीक और खूबसूरत थी। नाइट ध्यान से लड़ाई देख रहा था और उसने कहा कि किलिका भले शानदार लड़ रही हो पर अकीरा अभी भी आगे है। अकीरा बिना ज्यादा मेहनत के उसके हमले रोक रहा था और बार बार चेतावनी दे रहा था कि हार मान ले वरना उसे चोट लग जाएगी। किलिका को ये अपमान बर्दाश्त नहीं होता। उसने एक खतरनाक जादू का इस्तेमाल किया जिससे हवा की तेज धार अकीरा की तरफ गई। अकीरा थोड़ा चौंक गया पर उसने बड़ी आसानी से उसे बचाव किया। नाइट हैरान था कि उसने हवा वाले जादू का इस्तेमाल किया क्योंकि वही एकमात्र जादू था जिसमें किलिका ने महारत हासिल की थी। उसने सालों लगातार उस ताकत को पूरी तरह से नियंत्रित करना सीखा था। जब वो अपनी पूरी ताकत से हमला कर रही थी तो अकीरा ने नोटिस किया कि उसकी आंखों में आंसू हैं। उसने पूछा कि वो क्यों रो रही है। किलिका बोली कि उसके चेहरे पर तो मुस्कान है, लेकिन अकीरा ने कहा कि वो मुस्कान झूठी है। ये सुनकर किलिका का गुस्सा और बढ़ गया। उसके हमले और तेज हो गए पर अकीरा ने आसानी से पीछे जाकर उसे रोक लिया। उसने धीरे से कहा कि एमिलिया अब भी उससे प्यार करती है, चाहे उसने कुछ भी किया हो। वो चाहता था कि दोनों बहनें फिर से पहले की तरह बन जाए, लेकिन किलिका ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो कभी उस लड़की से शांति नहीं कर सकती जिसने उसे सब कुछ छीन लिया। उसने अपना सबसे ताकतवर वार किया और अकीरा को पीछे धकेल दिया। अब उसकी ताकत बेकाबू हो रही थी और हर कोई उसकी जादुई ऊर्जा से डरने लगा था। अकीरा ने नाइट को कहा कि वो एमिलिया की रक्षा करे क्योंकि किलिका अब खुद पर काबू खो चुकी थी। कहानी अब तक अतीत की झलक दिखाती है। अब दोनों बहनें एक दूसरे से बेहद करीब थी। एमिलिया को अपने अलग रंग और शक्ल से शर्म आती थी, लेकिन किलिका हमेशा कहती थी कि वो बहुत सुंदर है। फिर एक दिन एमिलिया की शक्तियों की जांच हुई और पता चला कि वो एक स्पिरिट मीडियम है, यानी देवताओं की मैसेंजर, जो अगर अपनी शक्ति पूरी तरह से जागरूक कर ले तो दुनिया की ताकतों को अपनी इच्छा से मोड़ सकता है। एल्फ राज्य में ये खबर फैलते ही सब खुश हो गए, लेकिन उसी दिन से किसी ने किलिका पर ध्यान देना बंद कर दिया। सब बस एमिलिया की पूजा करने
करने लगी। यही बात किलिका के दिल में जहर बन गई। उसे लगा कि एमिलिया ने उसकी जगह छीन ली, उसका अस्तित्व मिटा दिया गया। अब वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक सब कुछ वापस ना ले ले। वर्तमान में उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि वो खुद को नुकसान पहुंचा सकती थी। लियम ने एमिलिया को एक छोटी सी बोतल दी, उसमें उसकी बहन को बचाने का उपाय था। एमिलिया ने होली ट्री की एक शाखा को तोड़ा जो शुद्धिकरण की शक्ति रखती थी। जैसे ही उसने उस शाखा की ताकत का इस्तेमाल किया, वहाँ मौजूद हर व्यक्ति पर उसका असर हुआ। क्लिका का मेमोराइज जादू टूटने लगा। क्लिका को लगा कि फिर से वही हो रहा है, एमिलिया उससे सब कुछ छीन रही है। वो पूरी तरह पागलपन में उतर गई और अपना सबसे खतरनाक हमला छोड़ दिया। अकीरा समझ गया कि अगर वो इस हमले से बचा तो पीछे खड़े लोग मारे जाएंगे। उसने अपनी परछाई की ताकत को बुलाया और कहा कि सब कुछ निकल जाओ। अब वो दोनों शक्तियों के बीच भयानक टकराव हुआ। हवा की ताकत और अंधेरे की छाया। शुरुआत में क्लिका का जादू हावी था क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी इस शक्ति को निखारने में लगा दिया था, लेकिन अचानक अकीरा की छाया और भी गहरी और शक्तिशाली हो गई। उसकी छाया अब जीत रही थी, लेकिन वो क्लिका को पूरी तरह मिटाने वाली थी। अकीरा ने तुरंत फैसला लिया और अपनी छाया को आदेश दिया कि वो क्लिका को नहीं बल्कि उसे खुद निकल जाए। अंधेरा अकीरा को घेरने लगा। उसकी पूरी देह एक काले चमकते आभा में दब गई। नाइट ने कई अद्भुत चीजें देखी थी, लेकिन ये नजारा कुछ अलग था। पहले उसे लगा कि ये कोई शैडो बफ है, यानी अंधेरे की अस्थायी शक्ति, लेकिन जल्दी साफ हो गया कि ये कुछ और ही है। अकीरा उस अंधेरे के भीतर किसी और शक्ति से जुड़ गया था, शायद वही शक्ति जो उसे अतीत में जुड़ी हुई थी, जिसे उसने कभी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया था। हवा भारी हो गई, धरती कांपने लगी और सभी के सामने खड़ा वो इंसान अब एक छाया में बदल चुका था। फिर भी उसकी आंखों में एक ऐसी चीज बाकी थी, एमिलिया की रक्षा करने की दृढ़ इच्छा। क्लिका ने एक बार फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार अकीरा ने बहुत ही आसानी से उसका वार रोक दिया। उसने न सिर्फ उसे पीछे धकेला बल्कि उसका जादू भी एक झटके में खत्म कर दिया। अकीरा ने शांत आवाज में कहा कि क्लिका को हमेशा लगता था कि कोई उसकी परवाह नहीं करता, लेकिन सच में यह है कि वो खुद उन लोगों को नहीं देखती जो सच में उसकी चिंता करते हैं। क्लिका डरते हुए बोली कि सब उसका मजाक उड़ाएंगे क्योंकि वो हार गई। उसे सबसे ज्यादा बुरा तब लगा जब लियाम सीधा एमिलिया के पास चला गया। क्लिका को लगा कि उसका जादू टूटने की वजह से लियाम एमिलिया के पास गया, लेकिन एमिलिया ने धीरे से कहा कि लियाम तो कभी उसके जादू में था ही नहीं। पर क्लिका अब कुछ सुनना नहीं चाहती थी। उसने बस कहा कि अब उसे सजा दी जाए। तभी राजा बोल उठा कि सजा तो उसे खुद को मिलनी चाहिए। सब हैरान रह गए। राजा ने कहा कि एमिलिया ने क्लिका से कुछ नहीं छीना, असल में गलती उसकी खुद की थी। क्लिका समझ नहीं पाई तो राजा ने सच्चाई बताई। उसने कहा कि उसने क्लिका की असली यादें छुपा दी थी ताकि वो उसे दर्द से बचा सके जो उसे तोड़ सकता था। राजा ने अपना भूलने वाला जादू हटा दिया और फिर सारी पुरानी बातें क्लिका की आंखों के सामने आ गई। पहले वो हमेशा की तरह ट्रेनिंग करती रहती थी, खुद को और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश में लगी रहती थी। वो खतरनाक जगहों पर जाती जहाँ बहुत ताकतवर राक्षस होते। एक दिन उसे एक अजीब औरत मिली। उस औरत ने कहा कि अगर वो सच में और ताकतवर बनना चाहती है तो उसके पास एक बेहतर तरीका है। उसने क्लिका को एक चीज दी और बताया कि इससे वो ऐसे राक्षस बुला सकती है जो उसे और मजबूत बनाएंगे। क्लिका ने बिना सोचे उसे इस्तेमाल किया, लेकिन जो राक्षस आए वो बहुत डरावने और ताकतवर थे। वो उनसे भागने लगी पर वो उसके पीछे पड़ गए। आमतौर पर डेंगन के राक्षस बाहर नहीं आते, लेकिन ये राक्षस किसी तरह बाहर आ गए। क्लिका को डर लग गया कि अगर वो कुछ नहीं करेगी तो बाकी लोग मारे जाएंगे, इसलिए उसने वहीं खड़े होकर लड़ने का फैसला किया। वो पूरी ताकत से लड़ी, लेकिन तभी लियम वहां आ गया। उसने चिल्लाकर कहा कि वो भाग जाए, लेकिन तभी एक राक्षस उस पर हमला कर देता है और वो मारा गया। अकीरा को एहसास हुआ कि उसे बस इस्तेमाल किया गया था, लेकिन राजा ने कहा कि ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। लियम ने भी सच बताया कि उसने दोनों बहनों को अलग करने में मदद की थी ताकि उनका झगड़ा और न पड़े। क्लिका को विश्वास नहीं हुआ कि लियम ने ये सब खुद किया था बिना उसके जादू के असर में आए। फिर पता चला कि जब एमिलिया ने उसे दोबारा जिंदा किया था तब होली ट्री की एक पत्ती उसके शरीर में चली गई थी और उसी की वजह से वो मेमोराइज जादू के असर से बच गया था। लियम ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे हमेशा क्लिका की मेहनत बहुत पसंद थी। वो उसकी लगन देखकर कुछ कह नहीं पाता था। फिर उसने माफी मांगी कि वो बस सही तरीके से संभाल नहीं पाया। क्लिका की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में आया कि वो सबकी दया और प्यार को अनदेखी समझ रही थी। उसने अपनी बहन पर इल्जाम लगाए, जबकि असल में एमिलिया ही वो थी जिसने सब कुछ ठीक किया। वो खुद को बहुत बुरा महसूस करने लगी, लेकिन एमिलिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि वो अब भी वही दयालु, प्यारी और मजबूत बहन है। दोनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। क्लिका ने रोते हुए माफी मांगी और एमिलिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब सब ठीक है। कुछ समय बाद राजा ने ऐलान किया कि अकीरा ने लड़ाई जीत ली है। उसने अकीरा के लिए एक छोटा सा जश्न रखा। अकीरा ने सिर्फ एक बात कही कि एमिलिया को अब आजादी मिलनी चाहिए। राजा ने सिर सहलाकर कहा कि वो अपने वादे का पक्का है, अब एमिलिया जो चाहे कर सकती है। अकीरा ने कहा कि अब उनका अलग सफर बीस्ट फॉक आइलैंड की तरफ होगा। वहाँ हथियार बनाने की बहुत माहिर लोग रहते हैं और नाइट के हिसाब से वो जगह उनके अलग मिशन के लिए बहुत सही है। बाद में एमिलिया मुस्कुराती हुई अकीरा से कहती है कि अब वो उसका नाम ठीक से बोले। अकीरा आमतौर पर उसे तुम या ये लड़की कहता था, लेकिन उसने लड़ाई से पहले एक बार उसका नाम लिया था। एमिलिया को वो बहुत अच्छा लगा था और अब वो चाहती है कि वो उसका नाम फिर से बोले। अकीरा थोड़ा झिझकता है, लेकिन फिर धीरे से
उसका नाम लेता है। एमिलिया को वो सुनना इतना अच्छा लगता है कि वो कहती है कि एक बार और बोलो। अकीरा 5 बार उसका नाम बोलता है और तब एमिलिया खुश होकर मुस्कुरा देती है। कहती है कि अब वो जहाँ भी जाएगा वो उसके साथ जाएगी हमेशा के लिए। अकीरा मुस्कुराकर कहता है कि ठीक है एमिलिया। पास में खड़ा नाइट से ले लाता है और हंस देता है। उसे यकीन नहीं होता कि इतनी बड़ी लड़ाई के बाद ये दोनों ऐसे बच्चों की तरह हंस रहे हैं। दूसरी तरफ बाकी हीरो अब जहाज पर है। उन्होंने जितना हो सका अकीरा पर इंतजार किया, लेकिन अब उन्हें आगे बढ़ना था। उन्होंने यामाटो के सारे राक्षसों को हरा दिया था और अब और मजबूत बनने के लिए उन्हें नए हथियारों की जरूरत थी। उनके साथ अब ग्लीस भी था। उसने कहा कि सबकी ताकत अब इतनी बढ़ गई है कि पुराने हथियार काम नहीं करेंगे। अब अगला कदम है अपने हथियारों को अपग्रेड करवाना और उसके लिए सबसे सही जगह वही है जहाँ अकीरा और अमीलिया जा रहे हैं, बीस्ट फॉग का आइलैंड। अमीलिया ने सफर पर निकलने से पहले अपनी बहन को अलविदा कहा। उसी वक्त लियम ने अकीरा से कहा कि वो उसका ख्याल रखे। एल्फों के राजा ने मुस्कुराते हुए लियम को छोड़ा और कहा कि सबको उसकी क्लिका के लिए भावनाओं का पता है और फैसला उसी पर निर्भर करता है। राजा ने कुछ सैनिकों को आदेश दिया कि वो नायकों के साथ बंदरगाह तक जाएं, क्योंकि तट के पास हाल ही में कई अपहरण हो रहे हैं। वो खुद अभी अभी इसी मामले की जांच करके लौटे थे। अमीलिया ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अकीरा बहुत ताकतवर है और वो उसकी रक्षा कर सकता है, लेकिन एक पिता होने के नाते राजा की चिंता कम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर संभव होता तो वो खुद अपनी बेटी के साथ जाते। बाकी सब ने कहा कि वो राजा की जगह जाने चाहते हैं, लेकिन अकीरा ने सबका इनविटेशन ठुकरा दिया। जब वो रास्ते में थे, अकीरा सोच रहा था कि नाइट राजा के सामने इतना चुप क्यों था। नाइट ने बताया कि बहुत कम लोग राक्षसों और दानवों को पसंद करते हैं, इसलिए उसने कुछ न कहकर माहौल शांत रखने की कोशिश की। अकीरा को शक हुआ कि दानव राजा शायद नाइट पर नजर रखा है और अगर नाइट ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करेगा तो उसे ये बात पसंद नहीं आएगी। नाइट ने कहा कि उसकी आंख कान अभी भी दानव राजा से जुड़े हैं, लेकिन अब वो उसके आदेशों पर नहीं चलता। वो अब अकीरा के साथ ही और उसे धोखा देने का कोई इरादा नहीं रखता। अकीरा ने कहा कि अगर कभी दानव राजा से लड़ाई हुई तो नाइट को अपने पुराने स्वामी की तरफ से लड़ना चाहिए। नाइट ने जवाब दिया कि जब वो वक्त आएगा तब वो खुद फैसला करेगा। उसने बताया कि दानव राजा सच में अकीरा से मिलना चाहता है। अमीलिया को लगा कि वो इसलिए मिलना चाहता है क्योंकि अकीरा ने पिछली लड़ाई में जो ताकत दिखाई उसने सबको हैरान कर दिया था। नाइट ने भी कहा कि अकीरा का छाया जादू संभालने का तरीका बहुत अलग था। किसी और के लिए वो जादू लगभग असंभव था, लेकिन खुद को पूरी तरह से उस जादू में ढक लिया था ताकि गिलिका को बचा सके। अकीरा को खुद का नहीं पता था कि वो कैसे कर पाया। वो बस उस वक्त की भावना में बह गया। तभी उसकी मौजूदगी पहचानने की शक्ति ने खतरे का संकेत दिया। कुछ डाकू सामने आए जिन्होंने एक लड़की को पकड़ रखा था। उन्होंने धमकी दी कि अगर अकीरा और उसके साथी खुद को ना बांधे तो वो उस लड़की को नुकसान पहुंचाएंगे। जब उन्हें पता चला कि अमीलिया एल्फो की राजकुमारी है तो वो बेहद खुश हुए। उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी कीमत वाला शिकार पकड़ लिया है, लेकिन उनका भाग्य खराब था। अकीरा ने तुरंत अपनी शैडो में गायब होकर उन्हें पल भर में हरा दिया। बाकी साथियों ने उन्हीं की रस्सियों से उन्हें बांध दिया और बंधक को आजाद किया। पूछताछ में डाकू ने बताया कि उन्हें ग्राम नाम के व्यक्ति ने भेजा था जो पशु मानवों के आइलैंड के सबसे बड़े राज्य आयरिस था। अकीरा ने सैनिकों से कहा कि वो डाकुओं को वापस राज्य में ले जाएं, पर सैनिकों को तो राजकुमारी की सुरक्षा का आदेश मिला था क्योंकि बंदरगाह अब ज्यादा दूर नहीं था। अकीरा ने कहा कि वो खुद संभाल लेंगे। थोड़ी देर बाद वो सब जहाज पर सवार हो गए। समुद्र की लहरें पर चलते हुए अकीरा ने कहा कि वो और मजबूत बनना चाहता। अमीलिया को ये सुनकर हैरानी हुई, पर अकीरा को लगा था कि उसकी राह अभी लंबी है। उसके दिल में अभी भी अपने दोस्त मितेरे का बदला लेने की आग जल रही थी और उसके लिए वो जितनी भी ताकत पा सके उतनी कम थी। नाइट ने बताया कि जिस बंदरगाह शहर की ओर वो जा रहे हैं वहाँ एक भूल भुलैया है। वहाँ अकीरा अपनी ताकत और बढ़ा सकता है। समुद्री यात्रा में कुछ दिन और लगने वाले थे, लेकिन सबने ठान लिया कि अब थोड़ा आराम करेंगे। अमीलिया के लिए पहली समुद्री यात्रा थी और वो बहुत खुश थी कि उसे अकीरा के साथ इतना समय बिताने का मौका मिल रहा था। अमीलिया को बेसब्री से इंतजार था कि वो रात में अकीरा के साथ आसमान में चमकते सितारों को देख सके, लेकिन उसका साथी पूरे समय किसी किताब में डूबा हुआ था। अमीलिया को लगा था कि ये सफर कुछ वैसा होगा जैसे एक मजेदार क्रूज यात्रा की होती है, थोड़ी मस्ती, बातें और रोमांचक। मगर अकीरा तो खुद को बेहतर बनाने में ही लगा था। वो कहता रहा कि राजा बहुत अच्छे इंसान है क्योंकि उन्होंने उसे विदाई के समय एक तोहफा देना चाहा। अकीरा ने उनसे किताब मांगी थी तो राजा ने अपनी शाही लाइब्रेरी से कुछ किताबें उसे दी थी। अमीलिया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने झुंझलाकर अकीरा और अपने पिता दोनों को जिक्र कह डाला।
लेकिन अकीरा तो अपनी किताबों में ऐसा खोया हुआ था कि उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। कुछ दिन बाद उनका जहाज ब्रूट आइलैंड पर पहुंचा, यानी पशु मानवों की भूमि। अमीलिया अब भी नाराज थी क्योंकि अकीरा ने पूरे सफर में बस पढ़ाई की थी। बंदरगाह पर उतरते ही अकीरा ने देखा कि वहाँ का सारा भारी काम इंसान कर रहे हैं। जैसे ही वो शहर के अंदर बढ़े, कुछ डैमी ह्यूमन ने उन्हें रोका और कहा कि एल्फ लड़की को छोड़ दो और यहाँ से निकल जाओ। अब अकीरा ने उनकी बात नहीं मानी तो वो अकड़ कर बोले कि एक कमजोर इंसान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अकीरा को जल्दी समझ आ गया कि इस महाद्वीप पर इंसानों को नीचा समझा जाता है, इसलिए उसने तय किया कि इन लोगों को थोड़ा सबक सिखाना होगा। लेकिन जब तक डैमी ह्यूमन उस पर हमला करते तब तक अकीरा अपनी शैडो मैजिक की शक्ति स्टार्ट कर चुका था। उसने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि सिर्फ कुछ पलों के लिए अंधा कर दिया। उनकी आंखों पर शैडो की परत चढ़ गई और अकीरा ने शक्ति से अपने साथियों से कहा कि अब वो आगे बढ़ सकते हैं। अमीलिया को समझ में नहीं आया कि सभी को क्या हुआ और अकीरा खुद हैरान था कि वो भी उसकी गति को नहीं पकड़ सकी। वो जानता था कि चाहे तो वो उन लोगों को मिटा सकता, मगर नए आइलैंड पर आते ही झगड़ा मोल लेना ठीक नहीं था। शहर में चलते हुए अमीलिया ने गौर किया कि हर कोई नाइट से डर रहा है। नाइट ने बताया कि इस आइलैंड पर काली बिल्लियों को अशुभ और डरावना माना जाता है। रात के खाने के बाद जब अमीलिया ने कमरे को देखा तो उसे लगा कि सोने के लिए सिर्फ एक ही बिस्तर काफी है, लेकिन अकीरा जैसे कि हमेशा रहता है उसने कहा कि 2 बिस्तर हैं तो दोनों का इस्तेमाल क्यों ना करें। नाइट ने तुरंत माहौल समझ लिया और बोला कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है। अकीरा हैरान रह गया कि वो क्यों जा रहा है, पर अमीलिया ने उसे जाते वक्त धन्यवाद किया। थोड़ी देर बाद अमीलिया नहाने गई और जब लौटी तो देखा अकीरा पहले ही सो गया है। वो मुस्कुराई और धीरे से बोली कि वो अच्छे से सोए, लेकिन सच ये था कि अकीरा सो नहीं रहा था। वो सोच रहा था कि ऐसी स्थिति में भला नींद कैसे आ सकती है। अगली सुबह नाइट लौटा और मुस्कुराकर बोला कि लगता है अकीरा ने रात का समय अच्छे से बिताया। अकीरा चौंक गया क्योंकि उसे पता नहीं था कि अमीलिया उसी बिस्तर में सो गई, लेकिन नाइट के पास उससे भी जरूरी बात थी। उसने कहा कि वो तैयार हो जाए क्योंकि जल्दी कोई मेहमान आने वाला है। वो मेहमान था क्रो नाम का एक लोहार। नाइट ने पिछली रात ही उसे बुलाया था। क्रो ने बताया था कि वो इसलिए आया क्योंकि उसे बुलाने वाला कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एडिलिया का नाइटमेयर यानी नाइट था। नाइट ने कहा कि असल में वो इस आइलैंड पर इसलिए आया क्योंकि क्रो दुनिया का सबसे महान लोहार है। अकीरा ने उसे अपनी तलवार दिखाई। क्रो ने उसे ध्यान से देखा और तुरंत पहचान लिया कि ये तलवार कैंटानिंग की महान भूल भुलैया में ज्यादा इस्तेमाल हुई है। अमीलिया को हैरानी हुई कि उसने ये सिर्फ देखकर कैसे जान लिया। अकीरा ने बस पूछा कि क्या इसे ठीक किया जा सकता है। क्रो ने कहा कि हाँ, लेकिन उसके लिए सही सामान और बजट चाहिए। अकीरा ने भरोसा दिलाया कि वो जो भी चाहिए वो जुटा देगा और साथ ही उसने 20 प्रोजेक्टाइल असासिन टूल्स का भी ऑर्डर दिया। क्रो को सुनकर हैरानी हुई कि अकीरा एक हथियारा है। उसने कहा कि अकीरा में क्षमता तो है लेकिन अनुभव की कमी भी साफ झलकती है, इसलिए उसे यकीन था कि अकीरा उसके बनाए हथियारों का सही इस्तेमाल कर पाएगा। अमीला को ये बात बुरी लगी लेकिन अकीरा खुद इस बात से सहमत था। नाइट ने बताया कि क्रो सिर्फ एक लोहार नहीं बल्कि कभी आखिरी नायक ग्रुप का सदस्य था। ये सुनकर सब दंग रह गए, लेकिन क्रो इस पर बात नहीं करना चाहता था। उसने बस अकीरा को सामग्री और खर्चे की पूरी लिस्ट दे दी और उसकी तलवार लेकर चला गया। नाइट ने कहा कि वो क्रो भले ही ठंडा मिजाज रखता है लेकिन वो सबसे भरोसेमंद और काफी अच्छा लोहार है। अकीरा को अब जरूरत थी पैसा और मटेरियल जुटाने की, तो नाइट ने सुझाव दिया कि भूल भुलैया में जाकर रास मॉन्स्टर का शिकार करे और उन मॉन्स्टर से मटेरियल भी मिलेगा और बाकी चीजें बेचकर पैसा भी मिलेगा। अकीरा को यह आइडिया सही लगा, इससे वो और ताकतवर भी बन सकेगा और साथ ही ब्रूट की भूल भुलैया पास ही थी, लेकिन वहाँ घुसना सिर्फ उच्च दर्जे के साहसियों को मिलता है। इसी बीच एमिलिया ने कहा कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहती है क्योंकि उसे क्रो से कुछ बात करनी है। अकीरा ने इजाजत दी और नाइट को कहा कि वो उसके साथ जाए। असल में अकीरा जानता था कि नाइट खुद भी क्रो से बात करना चाहता है। भट्टी पर पहुंचकर अमीलिया ने क्रो से कहा कि पिछले नायक दल डीमन लॉर्ड को हरा नहीं पाए थे। उसने सुना था कि सिर्फ नायक और एक डेमी ह्यूमन ही जिंदा लौटे। क्रो ने ये बात स्वीकार की और बताया कि उनकी टोली में एक एल्फ थी जो कि नहीं बच सकी। वो सोच रहा था कि अमीलिया उसे उस एल्फ को छोड़ देने के लिए डांटेगी, मगर अमीलिया ऐसे करने नहीं आई। उसने कहा कि 2 लोगों का जिंदा लौट आना इस बात का सबूत है कि वो बेहद ताकतवर थे। अमीलिया ने कहा कि वो भी ताकतवर बनना चाहती है, इतनी कि अकीरा के साथ हर मुश्किल में टिक सके। उसने क्रो से उसे सिखाने की विनती की। क्रो ने ठंडे लहजे में मना कर दिया और कहा कि उसने कसम खाई है कि अब किसी को स्टूडेंट नहीं बनाएगा। उसने कई बार कोशिश की थी पर कोई भी टिक नहीं पाया, या तो भाग गया या टूट
किया। एमिलिया ने वादा किया वो ना तो भागेगी और ना ही हार मानेगी। उसने कहा कि अगर उसे अकीरा के साथ रहना है तो उसे मजबूत बनना होगा। क्रू ने नाइट की तरफ देखा और कहा कि उनका समझौता तो सिर्फ हथियारों तक सीमित था। नाइट ने शांत स्वर में कहा कि ये सब भी वैसा ही है, लेकिन एमिलिया जो करना चाहे वो उसका अपना निर्णय है। फिर नाइट ने कहा कि वो उसे एडिला का नाइटमेयर कहना बंद करे। ये सुनकर क्रू हंस पड़ा और बोला कि यही तो वो नाम है जिसने पूरे आइलैंड में डर फैला दिया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही तुम अब बदल गए हो पर लोग तुम्हें हमेशा उसी नाम से जानेंगे। एमिलिया हैरानी से नाइट की तरफ देख रही थी। नाइट ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी अतीत के पर्दे खोलने शुरू किए। 100 साल पहले की बात थी जब एडिलिया नाम का शहर पूरी धरती का सबसे अमीर और खुशहाल शहर माना जाता था। मॉन्स्टर की धरती पर इंसानों के हमले के जवाब में डीमन किंग ने नाइट को भेजा था। उसका काम बस शहर के नेताओं को चेतावनी देना था, लेकिन हालत कुछ और ही बन गई। जब नाइट एडिलिया पहुंचा तो उसके भीतर का दानव जाग गया। चेतावनी देने की जगह उसका गुस्सा और शक्ति उस पर हावी हो गई। उसने खुद पर काबू खो दिया और पूरे शहर को आग और मौत के साए में डुबा दिया। जो शहर कभी समृद्धि का प्रतीक था वो राख में बदल गया। उस दिन के बाद से नाइट को एडिलिया का नाइटमेयर कहा जाने लगा और काली बिल्लियों को अशुभ और डर का प्रतीक माने जाने लगा। पास में खड़ा अकीरा ये सब महसूस कर रहा था। उनके बीच मानसिक जुड़ाव था और नाइट जानबूझकर ये सब उससे सुनना चाहता था। अकीरा को एहसास था कि नाइट का अतीत कितना भारी और दर्द से भरा हुआ है। नाइट के भीतर अब भी उस घटना का ट्रॉमा जिंदा था। उसने कभी सोचा था कि शायद उसका जीवन वहीं खत्म हो जाना बेहतर होता, लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। अकीरा के साथ रहते हुए उसे एक नए उद्देश्य मिला था, जीने की वजह। क्रू इस बदलाव को सच नहीं मान पा रहा था। उसे विश्वास नहीं था कि कोई दानव सच में बदल सकता है। नाइट ने उसकी अविश्वास को स्वीकार किया। उसने सबकी नफरत को सही ठहराया और यह भी कहा कि अब उसका नाम सिर्फ नाइट है, ना कि कोई नाइटमेयर। अब वो भी किसी और की इच्छा का उपकरण नहीं बल्कि अपने निर्णयों का मालिक था। क्रू ने शांति से आगे बताया कि कहानी यही खत्म नहीं होती। एडिलिया में हुए विनाश के बाद वहाँ एक स्मारक बनाया गया था। कुछ समय बाद नाइट वहाँ पहुंचा था, पछतावे और ग्लानिन से भरा हुआ। वहीं किसी और को उसने देखा, एक व्यक्ति जो अपनी खोई हुई बहन का शोक मना रहा था। वो व्यक्ति क्रू था। क्रू और नाइट की मुलाकात नई नहीं थी। वो पहले भी युद्ध के मैदान में आमने सामने हो चुके थे। उस लड़ाई में केवल एक डेमी ह्यूमन जिंदा बचा था और वो क्रू ही था। नाइट ने तब उसे बदला लेने का अवसर दिया था, लेकिन क्रू ने उसे ठुकरा दिया। क्रू की बहन की मौत नाइट के हाथों नहीं हुई थी। जब नाइट शहर छोड़ चुका था तब क्रू की बहन मलबे में फंसे लोगों को बचा रही थी। उसी समय शहर का एक राजकुमार अपने डर में भाग रहा था। उसने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मार डाला। क्रू की बहन भी उसी में मारी गई। उस राजकुमार का नाम था ग्राम क्लस्टर, वही नाम जो पहले अकीरा और एमिलिया सुन चुके थे। क्रू ने बदला नहीं लिया। उसने खुद को रोक लिया क्योंकि उसकी बहन हमेशा दया और शांति में विश्वास रखती थी, पर अब वो अपने उस निर्णय को लेकर उलझन में जी रहा है। एमिलिया ने उसकी कहानी सुनी और उसके भीतर सहानुभूति की जगह बेचैनी। उसने लगा कि क्रू अपनी बहन की याद के पीछे छुप रहा है, दुनिया और खुद से भाग रहा है। ये बात क्रू को चोट पहुंचा गई। उसके भीतर दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन एमिलिया अपने अनुभव से समझ चुकी थी कि सच्चाई से भागना हमेशा दर्द ही देता है। उसने भी कभी अपनी बहन के नाम पर खुद को रोक लिया था, पर अकीरा की वजह से उसने फिर से खड़ा होना सीखा। इस बातचीत के बाद क्रू चुप हो गया। उसके चेहरे पर गुस्सा और थकान दोनों थे। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और सबको जाने को कहा। दूसरी तरफ अकीरा भूल भुलैया में जाने की सोच रहा था। वहाँ प्रवेश के लिए ऊंचे दर्जे की जरूरत थी, पर उसने तय किया कि वो अपनी कंसील्ड प्रेजेंस स्किल से चुपके से अंदर जाएगा। अचानक इस जबरदस्त विस्फोट ने पूरे शहर को हिला दिया। आसमान से आग बरसी और दानवों की सेना ने हमला कर दिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। एमिलिया ने अपनी ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए कई लोगों को बचाया। नाइट नागरिकों को सुरक्षित जगह ले जाने में जुट गया। तभी आसमान में एक विशाल मॉन्स्टर पर सवार व्यक्ति दिखाई दिया, वही जिसने कभी एमिलिया की बहन को धोखा दिया था। उसका नाम ओरम था। वो दानव राजा के आदेश से आया था और उसने अपनी बांसुरी से और भी दानव बुला लिए। शहर जल उठा। अकीरा लगातार लड़ रहा था, लेकिन उसे खबर मिली कि एमिलिया को दानव ने उठा लिया है और उसे भूल भुलैया में ले जाया गया है। उसके भीतर गुस्से की आग जल उठी। वो बिना सोचे समझे वही दौड़ पड़ा। रास्ते में उसे एक टूटी तलवार मिली, जिसे उसने उठाकर अपने पहले ही वार में एक दानव को खत्म कर दिया, पर वहाँ दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। नाइट उसे रोक नहीं सका। अकीरा का शरीर अंधेरे से ढक गया। उसने अपनी सारी ताकत एक ही हमले में झोंक दी। शैडो हेल। जमीन फटने लगी। काली लहरें आसमान तक उठ गईं और पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। छाया ने चारों ओर फैले दानवों को निगलना शुरू कर दिया। अकीरा का शरीर दर्द और गुस्से से कांप उठा। उस टाइम उसने पहली बार महसूस किया कि अपने परिवार से बाहर भी कोई है जो उसके लिए उतना ही कीमती है। वो नाम था एमिलिया। उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी। छाया की लहरें थम गई।
अकीरा जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह थका हुआ और बेजान। लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ एक भाव था, उस इंसान को वापस पाने की चाह, जो अब उसके दिल में सबसे अहम बन चुकी थी। नाइट आसमान से ये सब देख रहा था और जैसे ही अकीरा जमीन पर गिरा, वो फटाफट उसके पास भागा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अकीरा की मदद कैसे करे। तभी अचानक उसे अकीरा के सिस्टम की आवाज सुनाई दी। सिस्टम ने बताया कि अकीरा ने अपनी बॉडी से ज्यादा माना यूज कर लिया है, इसलिए अब उसकी हीलिंग शैडो मैजिक अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। अगली पल अकीरा के चारों तरफ काले शैडो फैल गए और उसका शरीर हल्का चमकने लगा। वो शैडो मैजिक अपने स्टोर किए हुए माना से उसकी बॉडी को ठीक करने लगा। नाइट बस वहीं खड़ा ये सब देखता रह गया, समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक दिन बाद अकीरा अचानक से जाग उठा और हड़बड़ा कर पूछा कि वो कहाँ है। नाइट ने बताया कि जब वो बेहोश हुआ था तो उसे क्रो के घर ले आया था। डूबते सूरज को देखकर अकीरा ने सोचा कि शायद वो 5 घंटे तक ही बेहोश था, लेकिन नाइट ने बताया कि वो पूरे 1 दिन और 5 घंटे तक बेहोश था। उसने कहा कि ये नॉर्मल है, क्योंकि अकीरा ने बहुत ज्यादा माना एक साथ ही यूज कर लिया था। उसने बताया कि अगर उसका शैडो मैजिक अपने आप एक्टिवेट नहीं होता तो शायद वो बच नहीं पाता। नाइट ने पूछा कि आखिर ये शैडो मैजिक है क्या, लेकिन अकीरा ने कहा कि उसे खुद नहीं पता और फिलहाल ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उन्हें कुछ और बड़ा काम करना है। अकीरा नीचे गया जहाँ क्रो उसका इंतजार कर रहा था। उसने क्रो को बेड के लिए थैंक यू कहा और बोला कि वो उसका चार्ज उसके बिल में जोड़ दे। जब क्रो ने पूछा कि वो कहाँ जा रहा है तो अकीरा ने कहा कि उसे एमिलिया को बचाना है। क्रो ने बताया कि 1 दिन से ज्यादा हो गया है और शायद एमिलिया को डीमन कॉन्टिनेंट ले जाया जा चुका होगा। ये सुनकर अकीरा गुस्से में बोला कि फिर तो उसे डीमन लॉर्ड के कासल में घुसना पड़ेगा। क्रो ने उसे शांत रहने के लिए कहा, लेकिन अकीरा बोला कि वो शांत है, बस जल्दी में है। क्रो ने हंसते हुए कहा कि अगर वो इतना शांत है तो अपने हथियार भूल कर कैसे जा रहा है। अकीरा ने झुंझुला कर बोला कि उसके पास अभी कोई हथियार नहीं है, क्योंकि वो रिपेयर पर है। क्रो ने मेज की तरफ इशारा किया जहाँ अकेला की टूटी तलवार रखी थी, लेकिन अब वो तलवार 2 शॉर्ट डैगर्स में बदल चुकी है। क्रो ने बताया कि उसने खुद इन्हें बनाया है, क्योंकि असासिन के लिए ज्यादा बेहतर। उसने ये भी कहा कि उसने सारे खर्चे खुद कवर कर लिए हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी थी, लेकिन अकीरा को बाद में पैसा लौटाना होगा। अकीरा ने डैगर्स उठाकर देखा और क्रो का शुक्रिया अदा किया। क्रो ने मुस्कुराते हुए उसे एक रिंग भी दी और बोला कि ये शायद दूसरे या तीसरे हीरो ने बनाई थी। उस रिंग पर कुछ शब्द लिखे हुए थे, आई विल लीड यू एवरीवेयर। क्रो हैरान रह गया जब अकीरा ने बताया कि वो ये भाषा पढ़ सकता है, क्योंकि ये उसकी दुनिया की भाषा थी। उसने पूछा कि रिंग करती क्या है, तो क्रो ने बताया कि ये पहनने वालों को उसकी तलाश की चीज तक पहुंचा देती है। जैसी अकीरा ने रिंग पहनी और उसकी पावर एक्टिवेट की, रिंग से एक लेजर निकली जो सीधा डेंजन की तरफ इशारा कर रही थी। क्रो ने कहा कि अकीरा की किस्मत अच्छी है कि डीमन लोग अभी तक एमिलिया को अपने रियल्स में नहीं लेके गए हैं। अकीरा ने फटाफट अपना गियर पहना और नाइट की पीठ पर सवार होकर डेंजन की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में नाइट ने कहा कि वो दोबारा कल जैसी गलती मत करे और अपनी जान को रिस्क पर ना डाले। अकीरा ने कहा कि अब वो समझ गया है कि उसे इतना इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके साथ कुछ होता है तो नाइट भी खतरे में पड़ जाता है। नाइट ने धीरे से कहा कि उसे अपनी नहीं बस अकीरा की चिंता है। उधर डेंजर के अंदर एमिलिया थकी हुई और जख्मी हालत में थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उम्मीद की एक हल्की सी चमक बाकी थी। डेंजर के अंदर डीमन, जिसका नाम ओरन था, एमिलिया से बड़े ही खुश मिजाज अंदाज में बात कर रहा था। वो बोला कि अब भी सब कुछ उसके हिसाब से बहुत बढ़िया चल रहा है। उसने बताया कि डीमन के पास एक ऐसा स्पेल होता है जिससे वो मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसे ये जानने का जिज्ञासा थी कि जादू इंसानों और बाकी प्रजातियों पर कैसे असर करता है। उसने हंसते हुए एक उड़ती हुई सेंटीबिड एमिलिया की तरफ भेजी और बोला कि उसकी वजह से उसे पता चला कि उसका स्पेशल स्पेल एल्स पर तो काम नहीं करता, लेकिन उन्हें हिलने डुलने से रोक सकता है। एमिलिया ने हिम्मत जुटाई और पूछा कि आखिर वो उसे डेंजर में क्यों कैद कर रखे हुए। और हमने आराम से जवाब दिया कि टेलीपोर्टेशन मैजिक सिर्फ 2nd ग्रेड या उससे ऊपर की डीमन ही कर सकते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ एक 3rd ग्रेड डीमन है जो ये जादू नहीं कर सकता। एमिलिया वो अपने बॉस का इंतजार कर रहा है और अपने टेलीपोर्टेशन स्पेल से सबको डीमन कॉन्टिनेंट ले जाएगा। उसे नहीं पता कि उसका बॉस कब आएगा, लेकिन वो परेशान नहीं था, क्योंकि उसे एमिलिया से बात करने में मजा आ रहा था। उसने कहा कि वो जो भी पूछना चाहे पूछ सकती है, वो सब ईमानदारी से बताएगा। और हमको पूरा भरोसा था कि अगर अकीरा उससे बॉस से पहले ही आ गया और अमीलिया ने सब कुछ बता दिया, तब भी अकीरा उसे हरा नहीं पाएगा। फिर भी उसने अमीलिया को भरोसा दिलाया कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि उसे डीमन लॉर्ड के सामने अच्छे हाल में पेश करना है। इधर अकीरा एमिलिया को खोज रहा था और उसकी उंगली में पहनी हुई रिंग लगातार डेंजन की दिशा दिखा रही थी। उसने स्पीड बढ़ाई थी कि अचानक एक हुड पहने हुए विजार्ड उसके सामने आई और बोली कि वो उससे एक रिक्वेस्ट करना चाहती है। अकीरा ने उसे
पहचान लिया, वही फरी विजार्ड जो पहले से उसका पीछा कर रही थी। जैसे ही उसने कहा कि वो एमिलिया को बचाने की मिशन में उसके साथ चलना चाहती है, अकीरा ने उसे कॉलर से पकड़ लिया। उसने सख्त लहजे में कहा कि वो बताए कि उसे एमिलिया के बारे में कैसे पता, वरना अगर उसे जरा भी शक हुआ तो वहीं उसे मार देगा। लड़के ने डरते हुए बताया कि उसके पास एक स्पेशल स्किल है जिसका नाम है सेंट ट्रैकर। उसने उसी स्किल का इस्तेमाल करके एमिलिया का पीछा किया था जब तक कि वो डेंजन में गायब नहीं हो गई। फिर उसने उसी स्किल से पता लगाया कि अकीरा भी डेंजन की ओर जा रहा है, इसलिए वो अब उसकी मदद करना चाहती है। नाइट ने अपनी पावर से चेक किया और बताया कि लड़की झूठ नहीं बोल रही। तब अकीरा ने उसे छोड़ा और पूछा कि वो उसके साथ क्यों जाना चाहती है। लड़की ने पहले अपना नाम बताया, लिया, और वो बीस्ट फोक नेशन और की पहली प्रिंसेस है। उसने कहा कि उसे खबर मिली थी कि डीमन लॉर्ड एमिलिया को टारगेट करने वाला है, इसलिए वो यहाँ आई ताकि अकीरा और एमिलिया को चेतावनी दे सके। लेकिन उसे लगा कि अकीरा किसी अनजान पर भरोसा नहीं करेगा, इसलिए वो बस उसका पीछा करती रही जब तक कि कल डीमंस ने हमला नहीं कर दिया। अकीरा को अभी भी उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं था, तो उसने अपनी वर्ल्ड आई स्किल का यूज किया और पाया कि वो सच बोल रही है। उसने फिर पूछा कि उसकी स्पिरिट बैरियर स्किल क्या करती है। लिया थोड़ा घबरा गई और बोले कि उसे कैसे पता। अकीरा ने बस कहा कि वो सवाल का जवाब दे। तब लिया ने बताया कि आर्म बैरियर सिर्फ किसी जगह पर लगाए जा सकते हैं, लेकिन उसका स्पिरिट बैरियर चलती हुई चीजों पर भी काम करता है, यहाँ तक कि लोगों पर भी। अकीरा ने पूछा क्या वो इसे किसी इंसान पर लगा सकती है, और लिया ने कहा हाँ। उसने जोड़ा कि उसकी स्किल अकीरा के मिशन में बहुत काम आएगी। फिर लिया ने बताया कि डीमन लॉर्ड एमिलिया के रेस्क्रेशन मैजिक के पीछे पड़ा है और वो ऐसा होने नहीं दे सकते। ये सुनते ही अकीरा चौंक गया और फौरन नाइट की पीठ पर बैठ गया, बोला कि लिया भी उसके साथ चले। नाइट ने पूछा कि क्या वो यकीन से कह सकता है कि उसे लड़की पर भरोसा किया जा सकता है, तो अकीरा ने जवाब दिया कि उनके पास अभी कोई और ऑप्शन नहीं है और एमिलिया को बचाने के लिए उसे लिया की पावर की जरूरत पड़ेगी। उधर डेंजन में एमिलिया को भी डीमन लॉर्ड की असली प्लानिंग का पता चला तो वो भी हैरान रह गई। उसने ओरम से पूछा कि जब डीमंस लगभग अमर हैं और उन्हें मारना बेहद मुश्किल है, तो फिर डीमन लॉर्ड को रेस्क्रेशन मैजिक की क्या जरूरत है। ओरम ने भी हामी भरी और कहा कि उसे भी इसका कोई खास मतलब नहीं लगता, क्योंकि ये जादू किसी को भी जिंदा कर सकता है जब उसकी मौत को ज्यादा वक्त ना बीता हो, और उसका कूल डाउन भी बहुत लंबा हो सकता है। एमिलिया ने पूछा कि उसे इस सब के बारे में इतना कैसे पता, तो ओरम ने मुस्कुराकर कहा कि उसे सब पता है और फिर बोला कि जब अकीरा उसकी तलवार से मरेगा तो एमिलिया चाहकर भी उसे दोबारा जिंदा नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसने वो जादू खुद पर इस्तेमाल कर लिया है। वो पागलों की तरह हंसने लगा और बोला कि वो देखना चाहता है कि जब एमिलिया अकीरा को मरते देखेगी तो उसके आंसू कितने बहेंगे। उम्मीद है कि किलिका के आंसुओं से ज्यादा होंगे जो उसने लियम की मौत पर बहाए थे। इधर अकीरा और लिया डेंजन की ओर बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में अकीरा को एहसास हुआ कि उसने लिया को पहले भी देखा है जब वो इस दुनिया में नया नया समन हुआ था। उसने पूछा कि तब वो वहाँ क्या कर रही थी। लिया ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। वो पहले एक आम गांव की लड़की थी, लेकिन एक दिन ब्लैक स्लाइम आया और उसके पूरे परिवार और गांव को निगल गया। उसे यकीन है कि किसी ने उस स्लाइम को फॉरबिडन मैजिक से मॉडिफाई किया और उसके गांव में छोड़ दिया। अब वो उसी शख्स को ढूंढने के मिशन पर निकली है। अकीरा को झटका तब लगा जब लिया ने बताया उसके गांव को निकलने वाला स्लाइम वही था जिसने एमिलिया पर भी हमला किया। लिया ने कहा कि वो अपने गांव की एकमात्र सर्वाइवर थी। उसकी रेयर स्किल देखकर शाही परिवार ने उसे गोद ले लिया और वो धीरे धीरे एक प्रिंसेस बन गई। उसने अपने रुतबे का इस्तेमाल करके उस हादसे की जांच शुरू की और पता लगाया कि उसे ब्लैक स्लाइम की जड़ें उसी देश से जुड़ी हैं जिसने अकीरा और बाकी हीरोज को इस दुनिया में समन किया था। लिया ने बताया कि पिछले कुछ सालों में बहुत से इंसान और बीस्ट मैन गायब हो गए थे और बाद में पता चला कि उन्हें समनिंग रिचुअल में बलि के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। उसे यकीन था कि उसका परिवार भी उन्हें बलिदानों में शामिल था और इसी वजह से वो उस हीरो को करीब से देखना चाहती थी जिसकी मौजूदगी उनकी जान की कीमत पर आई थी। अकीरा ने सीधा कहा कि वो उन लोगों में से एक है जिन्हें दूसरी दुनिया से बुलाया गया था, लेकिन लिया को उससे कोई नफरत नहीं थी। उसने कहा कि उसे सिर्फ उस राजा और उसकी बेटी से नफरत है जिन्होंने ये सब प्लान किया था। अकीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उसे भी उनसे गहरी दुश्मनी है। वो मानने से इनकार करता है कि राजा ने उन्हें डीमन लॉर्ड के आक्रमण को रोकने के लिए समन किया था। नाइट ने उसकी बात से सहमति जताई और बोला कि वो बिल्कुल सही सोच रहा है। उसने बताया कि पिछले 100 सालों में डीमन लोगों ने किसी भी देश पर हमला नहीं किया, फिर भी अब बाकी प्रजातियां उन्हें बुरा और हिंसक मानती है, जैसे ये कोई पुरानी परंपरा
चुप रहो। इतनी बातों के बीच वो लोग आखिरकार डंजन की एंट्रेंस पर पहुंच गए। अंदर जाते ही नाइट ने समझाया कि हर फ्लोर को क्लियर करने के लिए उन्हें एक तय संख्या में मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा। ये रूल पहले डीमन लॉर्ड ने बनाया था, जिसने सारे डंजन क्रिएट किए थे और इसे बाईपास करने का कोई तरीका नहीं था। अकीरा ने कहा कि अगर वो नॉर्मल तरीके से लड़े तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए वो शैडो मैजिक से सब जल्दी खत्म कर देगा। नाइट ने मना किया, बोला कि अगर उसने ऐसा किया तो वो थक कर पहले ही गिर जाएगा। डीमन लॉर्ड तक पहुंचने से पहले अकीरा ने कहा कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। तब नाइट ने एक अलग प्लान सुझाया। वो छोटे मॉन्स्टर से खुद निपटेगा ताकि अकीरा अपनी एनर्जी बचा सके, लेकिन उसे डर था कि अगर वो बहुत देर तक फाइट में रहा तो खुद पर कंट्रोल खो देगा। उसे डर था कि कहीं वो अपने मास्टर को ही नुकसान न पहुंचा दे। अकीरा ने ऊंची आवाज में कहा कि वो ऐसा नहीं होने देगा। उसने नाइट से मदद मांगी और नाइट तुरंत अपनी 3 सिरों वाले फॉर्म में ट्रांसफर हो गया। वो भयंकर आग उलगती हुई डंजन के कॉरिडोर से गुजरा और एक एक सारे मॉन्स्टर की भीड़ को साफ करने लगा, लेकिन जल्दी वो कंट्रोल खोने लगा और दीवारों से टकराने लगा। अकीरा ने जोर से पुकारा कि वो खुद को संभाले और उसकी आवाज नाइट तक पहुंची। नाइट को ऐसा लगा जैसे वो किसी विशाल सागर में तैर रहा हो। अकीरा की आवाज सुनकर उसे सुकून मिला। उसने कहा कि अगर अकीरा उसका नाम पुकारता रहे तो वो कंट्रोल में रहेगा। अकीरा को थोड़ा सस लगा, लेकिन फिर भी वो बोलता रहा ताकि नाइट खुद पर काबू रख सके। दोनों तेजी से डंजन के अंदर बढ़ते गए। रास्ते में अकीरा ने पूछा कि बाकी प्रजाति और डीमंस से इतनी नफरत क्यों करती हैं। नाइट ने बताया कि ये सब पहले डीमन लॉर्ड की वजह से शुरू हुआ था। वो गुस्से में था क्योंकि बाकी नस्लों ने उन्हें बैरन कॉन्टिनेंट में धकेल दिया था और उसकी भूमि पर हमला किया था। धीरे धीरे वो अल्टीमेट ईविल का प्रतीक बन गया और सबको लगा कि सिर्फ कोई हीरो ही उसे हरा सकता है। नाइट मॉन्स्टर को सफाया करते हुए बता रहा था कि असल में ज्यादातर डीमंस लॉर्ड ने कभी इंसानों पर हमला किया ही नहीं। बस कुछ पीढ़ियां पहले एक बेवकूफ इंसान ने नाम कमाने के लिए एक डीमन लॉर्ड की पत्नी को मार दिया। वो डीमन लॉर्ड बहुत शांत और परिवार से प्यार करने वाला था, लेकिन पत्नी की मौत के बाद वो पागल हो गया और दुनिया में आतंक फैलाने लगा। अकीरा ने उस पर थोड़ी हमदर्दी दिखाई, लेकिन कहा कि अगर उसी ने एमिलिया को अगवा करने का आदेश दिया है तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नाइट ने कहा कि उसे इससे कोई एतराज नहीं, लेकिन याद रखना सारे डीमंस एक जैसे नहीं होते। कुछ क्रूर होते हैं जो हर नस्ल को कुचलना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सब प्रजातियों के साथ पीस में जीना चाहते हैं। अकीरा ने सिर हिलाया और बोला कि वो ये बात याद रखेगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों उस कमरे में पहुंचे जहां एमिलिया को कैद करके रखा गया था। अकीरा ने तुरंत घोषणा की कि वो एमिलिया को वापस ले जाए और लिया को कहा कि वो उस बैरियर पर कास्ट करे। उसी वक्त नाइट अपने बेस फॉर्म में लौट आया और ओरम ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो इम्प्रेस्ड है। डीमन लॉर्ड के राइट हैंड ने असासिन को इतनी जल्दी यहाँ पहुंचा दिया। नाइट ओरम की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और अकीरा से माफी मांगता है कि वो कुछ वक्त तक उसकी मदद नहीं कर पाएगा। एमिलिया भी हल्की आवाज में माफी मांगती है कि उसी की वजह से अकीरा इस मुसीबत में फंस गया, लेकिन अकीरा दोनों को शांत कराता है और कहता है कि चिल करो, सब ठीक हो जाएगा। वो अमीलिया की तरफ देखता है और वादा करता है कि अब वो किसी को भी उसे छूने नहीं देगा। अकीरा अपने डैगर्स निकालता है और उसकी नजरें ठंडी लेकिन घातक लग रही थी। ओरम मुस्कुराते हुए अपनी हार बुलाता है और कहता है कि अकीरा इस लड़ाई में नहीं अपनी जिंदगी में हार जाएगा। नाइट याद दिलाता है कि डीमन लॉर्ड ने तो उन्हें अकीरा को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया था, लेकिन ओरम ठंडी हंसी के साथ जवाब देता है कि उसे सिर्फ एमिलिया को जिंदा लाने का कहा गया था। अगर अकीरा बीच में आया तो उसे खत्म कर देना है। नाइट को यकीन नहीं होता कि डीमन लॉर्ड ने अपने आदेश बदल दिए हैं। जब सब बातें कर रहे होते हैं, अकीरा अचानक गायब हो जाता है। अगले ही पल वो ओरम के पीछे प्रकट होकर उस पर वार करता है, लेकिन ओरम एक झटके में उसका अटैक ब्लॉक कर देता है। फिर अपने स्पीयर को बढ़ाकर अकीरा की टांग पर चोट करता है, जिससे अकीरा दर्द से पीछे हट जाता है। अकीरा रुकता नहीं, वो लगातार हमला करता है, तेजी और गुस्से में, लेकिन ओरम हर वार को आसानी से रोक लेता है। उसके लिए लड़ाई बस एक गेम जैसी थी। धीरे धीरे अकीरा थकने लगता है और ओरम ऊब कर कहता है कि अब इस लड़ाई को खत्म करने का वक्त आ गया है, अब मजा नहीं रहा। लेकिन अकीरा गहरी सांस लेकर कहता है कि लड़ाई खत्म वो करेगा। अगले ही पल वो अपने शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है। जहाँ जहाँ उसका खून गिरा था वहाँ काले साए फैलने लगते हैं। अकीरा अपनी एक खास स्किल यूज करता है अपने खून से शैडो बीस्ट को समन करने की। पूरा इलाका काले भेड़ियों और डरावने शैडो से भर जाता है। सब हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि ओरम भी पहली बार घबरा जाता है। वो हर तरह से आने वाले शैडो वर्ल्ड से खुद को बचाने की कोशिश करता है,
लेकिन उस सब पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। अकीरा उस मौके का फायदा उठाकर आगे बढ़ता है और ओरम की बाहें और टांग पर वार करता है। ओरम का हथियार जमीन पे गिर जाता है, लेकिन अकीरा भी अब पूरी तरह थक चुका होता है। ओरम फिर अपनी जेब से एक अजीब सी फ्लूट निकालता है और उसे बजाने लगता है। उसकी धुन सुनते ही आसपास के सभी मॉन्स्टर उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, जैसे किसी सेना को बुला लिया गया हो। अकीरा को डर लगने लगता है। उसका शैडो मैजिक अभी भी कूल डाउन पर था और वो नहीं जानता था कि अब खुद को कैसे बचाएं। मॉन्स्टर अपनी पूरी ताकत से एक बड़ा एनर्जी बीम चार्ज करते हैं ताकि उसे एक ही बार में निपटा दे। लेकिन तभी लिया आगे बढ़ती है और अपने सारे माना को इकट्ठा करके अकीरा के चारों तरफ एक विशाल बैरियर बना देती है। मॉन्स्टर के अटैक उस पर गिरते हैं और बैरियर उन्हें पूरी तरह अब्सॉर्ब कर लेता है। जब वो पास आकर हमला करने की कोशिश करते हैं तो बैरियर उनकी ही एनर्जी को पलट कर उन पर वार करता है और धमाके के साथ उनके सिर उड़ जाते हैं। लिया वहीं गिर जाती है, थकी और बेहोश। अमीलिया धीरे से अकीरा के पास आती है और कहती है कि अब वो हिल सकती है क्योंकि ओरम की शक्ति कमजोर हो गई है। वो अकीरा के पीछे छुप जाती है। ओरम जमीन पर पड़ा खुद से नाखुश दिखता है, जैसे उसे अपनी हार पर शर्म आ रही हो। अकीरा अपने डैगर को उसकी गर्दन की तरफ तान देता है, लेकिन अकीरा वार करने से पहले रुक जाता है। ओरम मुस्कुराकर चिढ़ाता है, कहता है कि क्या कोई असासिन इतना कमजोर हो सकता है कि अपने दुश्मन को भी ना मार सके। अकीरा के मन में उलझन होती है, क्या वो किसी ऐसे को मार सकता है जो दिखने में बिल्कुल इंसान जैसा हो। और तभी हवा में एक भारी गूंज उठती है। कमरे के बीचों बीच एक डार्क टेलीपोर्टेशन सर्कल बनता है, उससे एक लंबा भयानक साया निकलता है। ओरम का बॉस, एक सेकंड ग्रेड डीमन, वो ठंडी नजरों से ओरम को देखता है और गुस्से से कहता है कि उसने उसे बहुत निराश किया है। अकीरा, एमिलिया और नाइट तीनों के चेहरे पर अब डर साफ दिख रहा था। उन्हें पता था कि अब उनका सामना एक ऐसे दुश्मन से है जिसे हराना लगभग इम्पॉसिबल है। डंजन की एकदम बीचों बीच लड़ाई ऐसे चल रही थी जैसे हर सेकंड मौत सामने खड़ी हो। नाइट पहले ही अकीरा को बोल चुका था कि डीमन से सीधा मत भिड़े और अकीरा भी मान गया था कि वो कोई बेवकूफी नहीं करेगा। इसी बीच वो नर्ड टाइप डीमन ओरम को एक मैजिक बॉल में बंद करके साइड में फेंक देता, जैसे कह रहा हो कि भाई तू अभी रेस्ट कर। फिर वो अकीरा की तरफ बढ़ता और एक ऐसा स्पेल मारता है कि लिया की बनाई हुई बैरियर चकनाचूर हो जाती है। लिया शॉक में रह जाती है, लेकिन अकीरा उसे नीचे रहने को कह देता क्योंकि सिचुएशन बेहद डेंजरस थी। डीमन उसे बोलता है कि उसे लिया में कोई दिलचस्पी नहीं है और तभी वो अपनी अजीब पावर से एमिलिया पर अटैक कर देता है। एमिलिया बेहोश होकर गिरती है और अकीरा घबरा जाता है, लेकिन डीमन कहता है कि उसने उसे बस सुलाया है ताकि उसे आसानी से डीमन लॉर्ड के किले से ले जाया जा सके। ये सुनकर अकीरा का गुस्सा उफान पर आ जाता है, लेकिन वो उतना समझदार था कि जानता था अभी लड़ाई करने गया तो अपनी और बाकी सबकी जान ले बैठेगा। अकीरा सोच ही रहा था कि एमिलिया को यहाँ से निकाल दे, लेकिन डीमन ने तुरंत सारे दरवाजे पर बैरियर लगा दिया। नाइट पूछता है कि क्या प्लान है और अकीरा बताता है कि अभी वो अपनी फुल स्ट्रेंथ में नहीं है क्योंकि उसने शैडो मैजिक जस्ट यूज किया है। तभी नाइट डीमन उससे पूछता है कि उसका नाम जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। अकीरा एकदम समझ जाता है कि ये सवाल तो कोई जापानी ही पूछ सकता है। डीमन खुद ही कंफर्म कर देता है कि वो भी धरती से बुलाया गया था। उसका नाम महिरो था और वो इंसान होते हुए भी डीमन की तरफ था। अभी अकीरा कुछ समझ नहीं पाता कि महिरो उस पर डार्क एनर्जी का एक शॉट मारता है। अकीरा डोज करता है, लेकिन वो एनर्जी पीछे घूमकर उसे हिट कर देती है। कोने में दबा हुआ अकीरा मजबूरी में चार्ज कर देता, पर महिरा बार बार उसे पीछे फेंक देता। जैसे जैसे अकीरा अपनी शैडो क्लेड फॉर्म से उन हिस्सों को कवर करता है जहां महिरा ने फैटल अटैक करने की कोशिश की थी। महिरो समझ जाता है कि अकीरा के पास अल्टीमेट के लिए उतनी माना नहीं है। वो चाहता तो फुल स्ट्रेंथ में उससे लड़ता, लेकिन उसकी प्रायोरिटी एमिलिया को ले जाना था। तभी नाइट उठकर बोल देता है कि उसने थोड़ी माना रिकवर कर ली है। महिरो उससे पूछता है कि क्या वो सच में साइड बदल चुका है और नाइट साफ बता देता है कि वो कभी वापस डीमन लॉर्ड के पास नहीं जाएगा। वो टेलीपैथी में अकीरा से बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे क्योंकि वो सुसाइड अटैक करने वाला है, लेकिन अकीरा उसे मना कर देता है। अकीरा चाहता था कि दोनों मिलकर लड़े, तभी जीतने का थोड़ा भी चांस है। नाइट मान जाता है और अपना शेप शिफ्ट शुरू करता है। अचानक वो सारन का रूप ले लेता है, जिसे देखकर अकीरा और माहिरो दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं। नाइट कहता है कि यही एक रूप है जिसमें वो माहिरो के बराबर टिक सकता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। माहिरो तुरंत अटैक शुरू करता है, पर दोनों आसानी से डोज कर लेते हैं। नाइट एक विशाल गोल्डन हैमर बुलाता है। माहिरो लाइट बैरियर से उसे रोकता है और उसी रोशनी से पैदा हुई गहरी शैडोज को अकीरा भांप लेता है। वो नाइट को अटैक का सिग्नल देता है, लेकिन हैमर बैरियर से टकराते ही टूट जाता है। माहिरो हवा में एक मैजिकल सर्कल बनाकर बिजली बरसाना शुरू करता है। अकीरा सब डोज करके शैडो से खुद को ढक लेता है और स्पीड वो पावर बढ़ाकर उस पर टूट पड़ता है। माहिरो अब मुश्किल में आने लगता है। अकीरा उसका मैजिक सर्कल तोड़ देता है और माहिरो मजबूर होकर क्लोज कॉम्बैक्ट में आ जाता है। नाइट भी ज्वाइन करता है और दोनों
दोनों मिलकर उसे दीवार तक धकेल देते हैं। अकीरा को तो एक पल को सराहने की याद आ जाती है, अगर वो जिंदा होता शायद दोनों ऐसे ही साथ लड़ते। अकीरा माहिरा की पीठ पर एक गहरी चोट लगा देता है और उसे कोने में घेर लेता है। नाइट बोलता है कि उसका शेप शिफ्ट खत्म होने वाला है और अकीरा कहता है कि अगली मूव में वो लड़ाई खत्म कर देगा। लेकिन तभी माहिरो ठंडेपन से बोलता है कि उनकी जीत अभी बहुत दूर है। अचानक अकीरा की छाती में एक हाथ घुस जाता है। वो घूर कर पीछे देखता है और पाता है कि एमिलिया ने उसे छुरा घोंपा है। माहिरो के कंट्रोल में। जैसे ही कंट्रोल टूटता है, एमिलिया दहशत में अपने ही खून लगे हाथों को देखकर रो पड़ती है। अकीरा गिर पड़ता है और उसकी सांसें टूटने लगती हैं। वो एमिलिया को कहता है कि ये उसकी गलती नहीं, ये सब उस पहले स्पेल की वजह से हुआ जो माहिरो ने डाला था। माहिरो खुशी से बताता है कि उसका स्पेल किसी को भी उसकी कठपुतली बना सकता है। अकीरा धीरे धीरे बेहोशी में जाता है और आखिरी सांस से पहले बोलता है कि वो एमिलिया को किसी भी हाल में सुरक्षित ले जाएगा। लेकिन उसकी आंखें बुझ जाती हैं। सबकी उम्मीद टूट जाती है, पर तभी वो रहस्यमय सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सफेद शैडो मैजिक से अकीरा की बॉडी खुद ही हील होने लगती है। माहिरो इसे रोकने आता है पर व्हाइट शैडो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। हीलिंग पूरे होते ही अकीरा की बॉडी खुद उठ जाती है। सिस्टम कॉम्बैक्ट मोड ऑन कर देता है। अकीरा ऐसी स्पीड से मूव करता है कि माहिरो उनकी नजर में भी नहीं आता। वो उसे कुछ ही सेकंड्स में भयंकर चोटें दे देता है। माहिरो ब्लिट्स फेंकता है और अकीरा उन्हें शैडो से ब्लॉक और काउंटर कर लेता है और आखिरकार माहिरो शैडो से बन जाता है। सिस्टम उससे कहता है कि एमिलिया पर डाला स्पेल हटाओ और पीछे हट जाओ, पर माहिरो चीखता है कि इंसान कभी डीमन को हरा नहीं सकते। सिस्टम उसे एक छोटा सा ज्ञान देता है, लेकिन माहिरो सुनने को तैयार नहीं है। वो एमिलिया के ऊपर अटैक करता है, मगर तभी सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाता है और अकीरा अपनी बची कुची ताकत से उसके सामने कूद जाता है। लेकिन अटैक होने से पहले ही वो रुक जाता है। क्रो आ चुका था। माहिरो उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि क्रो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन इतना यंग दिखता है। क्रो मानता है कि वो भी अपनी प्राइम फॉर्म में नहीं है, लेकिन माहिरो को तबाह करने के लिए काफी है। माहिरो डर जाता है और दिखावा करते हुए पीछे हटने का नाटक करता है। टेलीपोर्टेशन सर्कल बनाता है और डीमन लॉर्ड के किले में भाग जाता है। लिया चैन की सांस लेती है और क्रो को थैंक्स बोलती है। क्रो हंसकर कहता है कि वो अपने फौज में बोर हो रहा था तो चला आया। अकीरा उसे पूछने ही वाला था कि वो लिया और माहिरो दोनों को कैसे जानता है, पर क्रो बोल देता है कि पहले रेस्ट कर ले। अकीरा 3 दिन तक बेहोश पड़ा रहता है। आँख खोलता है तो एमिलिया पास बैठी रो रही होती है और नाइट उसके पेट पर बैठा होता है जैसे कोई छोटा सा वॉचमैन हो। तभी क्रो कमरे में आता है और अकीरा उसे दिल से शुक्रिया बोलता है, क्योंकि अगर वो समय पर नहीं आता तो शायद कोई भी नहीं बचता। क्रो के आने के बाद माहौल थोड़ा नॉर्मल हुआ था और अकीरा उससे लिया के बारे में भी पूछता है। क्रो बिल्कुल कूल अंदाज में बताता है कि उसने प्रिंसेस को वापस कैपिटल भेज दिया है ताकि वो सुरक्षित रहे। इतने में वो बताता है कि कुछ गेस्ट आए हैं और अंदर बुलाता है। अकीरा की आंखें फटी रह जाती हैं। सातो, असाई और सारिन का डिप्टी गिल कमरे में दाखिल होते हैं। अकीरा को यकीन नहीं होता कि ये लोग यहाँ कैसे पहुँच गए, तो गिल मजाक में कहता है कि वो और क्रो बहुत पुराने यार है। गिल बताता है कि हीरो की पार्टी धीरे धीरे लेवल अप कर रही है और बहुत स्मूथली स्ट्रॉन्ग बन रही है। वो लोग बीस्ट मैन कॉन्टिनेंट अच्छे हथियार लेने आए थे। असाई तो अकीरा को देखकर भड़क ही जाता है। इतने दिनों बाद 100 गुना ज्यादा इमोशनल हो गया था। अकीरा अभी भी ये प्रोसेस कर रहा था कि ये लोग ब्रेन वॉशिंग स्पेल से कैसे बाहर आए। सातो बताता है कि गिल की स्किल से असाई ने कुछ क्रिस्टल काटे और इसी से वो दोनों ब्रेन वॉश से फ्री हुए और कैपिटल छोड़ पाए। सातो अकीरा को थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसने उसका क्रिस्टल तोड़कर उसे आजाद किया था। थोड़ी शिकायत भी करता है कि अकीरा बिना बताए ही निकल गया और कहता है कि उसे कम से कम बात करनी चाहिए थी जब उसे पता था कि सातो अब होश में है। अकीरा शांति पूर्वक बोलता है कि टाइम सही नहीं था, लेकिन उसे लगता है कि सातों में असली लीडरशिप के गुण सबको अपने साथ जोड़ने का तरीका है। फिर सब एक मीटिंग के लिए बैठते हैं। अकीरा गिल से पूछता है कि इतने दूर आने से उसे कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी ना, और गिल हंसकर बताता है कि उसे किंग ने निकाल ही दिया था। उसके नाइट ऑर्डर भी तोड़ दिए गए क्योंकि वो किंग की चालों के बीच दिक्कत बन रही थी। गिल की बात खत्म होते ही असाई बोल पड़ता है कि अकीरा उनकी टीम ज्वाइन कर ले ताकि सब मिलकर डीमन लॉर्ड को हराए, लेकिन नाइट बीच में कूदकर साफ मना कर देता कि अकीरा को किसी और की जरूरत नहीं है। असाई उसे चुप रहने को बोल देता है। वो नाइट इस बात पर बुरा मान जाता है क्योंकि असाई उसे ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे वो कोई कैट हो। अकीरा दोनों को शांत करवाता है, फिर सातो से पूछता है कि उसके भविष्य का क्या प्लान है। सातो कहता है कि वो डीमन लॉर्ड को हराना चाहता है। नाइट इस पर हंस देता है, जिससे सातो की टीम की एक लड़की उसे घूरने लगती है क्योंकि उसे नाइट की हर बात में एटीट्यूड दिखता है। अकीरा नाइट को थोड़ी देर बाहर भेज देता है ताकि वो अपने दोस्तों से आराम से बात कर सके। नाइट शहर की तरफ भाग जाता है और अकीरा पूछता है कि आखिर
वो लोग डीमन लॉर्ड को खत्म करना क्यों चाहते हैं। उसके दोस्त बताते हैं कि उनका प्लान है डीमन लॉर्ड को हराकर राजा से डिमांड करेंगे कि वो उन्हें उसकी दुनिया में वापस भेज दे, और इसके लिए उन्हें अकीरा की जरूरत है क्योंकि वो सबसे स्ट्रांग है। अकीरा बिना घुमाए कह देता है कि ये प्लान काम नहीं करेगा, राजा और प्रिंसेस पर भरोसा करना बेवकूफी है, वो लोग तो कर्ज यूज करके लोगों को कंट्रोल करते हैं। वो लगभग ये भी बोल देता है कि हीरोज को बुलाने के लिए ह्यूमन सैक्रिफाइस किया गया था, लेकिन ये बात फिलहाल दिल में ही रख लेता है। उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या वो अपनी असली दुनिया में वापस जाना नहीं चाहता। अकीरा कहता है कि हाँ जाना चाहता है। ये सुनकर अमीलिया का दिल थोड़ा टूट जाता है, लेकिन अकीरा उस पर ध्यान नहीं देता और समझाने लगता है कि सेकंड ग्रेड डीमंस टेलीपोर्ट सर्कल बना लेते हैं तो शायद स्ट्रॉन्ग डीमंस मैजिक सर्कल बना सके जो उन्हें वापस घर भेज दे। अकीरा कहता है कि एक दिन वो डीमन कॉन्टिनेंट जाएगा और कुछ डीमन पकड़कर उससे सच निकलवाएगा। अभी उसके अपने प्लान जिसमें वो किसी एक्स्ट्रा बोझ को नहीं जोड़ सकता। असाई पूछता है कि क्या वो उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन अकीरा साफ मना कर देता है कि वो अभी काफी कमजोर है और उनके साथ चलना ऐसा होगा जैसे वो बच्चों को लेकर घूम रहा हो। उसकी बातों से अमीलिया का दिल डूब जाता है और वो चुपचाप कमरे से निकल जाती है। अकीरा को तब जाकर ध्यान आता है कि वो वहाँ नहीं है, तो वो उसके पीछे जाता है। गिलबे क्रो से बात करने बाहर निकल जाता है। साथ और उसकी टीम पीछे रहकर अकीरा की बातों पर दुखी हो जाते हैं। लड़कियों को लगता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट और रूड हो गया, लेकिन लड़के जानते हैं कि उन्हें अपनी ताकत साबित करनी पड़ेगी, तभी अकीरा उन्हें सीरियसली लेगा। अकीरा एमिलिया को एक चट्टान पर खड़े पाता है जहाँ से समुद्र दिख रहा था। वो धीरे से उसके पास जाता है और अमीलिया अपने दिल की सारी बातें खोल देती है। वो बोलती है कि वो उसे लगता है कि एक दिन वो उसे छोड़ देगा, लेकिन वो उस दिन की कल्पना भी नहीं कर पाती। जब उसका हाथ अकीरा के सीने में गया था तो उसे लगा था कि वो पागल हो जाएगी, और फिर अजीब बात ये कि वो थोड़ा खुश भी थी। अब अकीरा के जाने के बाद भी उस पर उसकी दी हुई एक निशानी हमेशा रहेगी। वो पूछती है कि क्या वो बहुत खराब इंसान है जो ऐसा सोच रही है। अकीरा सीधे जवाब नहीं दे पाता, लेकिन कहता है कि अमीलिया उसके लिए बेहद जरूरी है, शायद उससे भी ज्यादा जितना वो खुद समझती है। अमीलिया को यकीन नहीं होता कि ये फीलिंग्स हमेशा रहेंगी। बिना ज्यादा बोले अकीरा अपना डैगर निकालता है और उसे पकड़ा देता है। फिर उसके लेफ्ट रिंग फिंगर पर हल्का कट लगाता है और उसे बताता है कि उसको दुनिया में कपल्स अपनी उंगलियों पर रिंग पहनकर जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाते हैं। अमीलिया समझ नहीं पाती कि वो क्या कह रहा है, लेकिन जब अकीरा अपने खून से बनी इस निशानी को उसके लिए एक प्रॉमिस की तरह पेश करता है तो अमीलिया रोते हुए उसे गले लगा लेती है। वो भी उसके लिए फिंगर पर कट लगाती है और दोनों एक दूसरे से मरते दम तक साथ रहने का वादा कर लेते हैं। उधर घर में साथ और बाकी सोच रहे होते हैं कि अकीरा को कैसे दिखाएं कि वो भी उसके बराबर लड़ सकते हैं। तभी एक लड़का बताता है कि पास के शहर में एक बड़ा फेस्टिवल चल रहा है। वो वहाँ हर साल एक कंपटीशन होता है जिसका विनर कुछ दिनों बाद रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। अब वह है कि वो उसे ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है। सबके दिमाग में एक ही आइडिया आता है, अगर वो इस केस को सॉल्व कर ले और असली किडनैपर को पकड़ ले तो अकीरा जरूर इम्प्रेस होगा। अगली सुबह सब लोग अकीरा और उसकी टीम को फेस्टिवल में चलने का निमंत्रण देते हैं। वो बस इतना कहते हैं कि लड़कियां फेस्टिवल घूमने चाहती हैं, इसलिए अमीलिया को भी बुलाने आए हैं। अमीलिया बस पूछती है कि क्या वहाँ फूड स्टॉल होगा, और हाँ सुनते ही वो सबसे पहले तैयार हो जाती है। शहर पहुंचकर अमीलिया खुश होते हुए बोलती है कि उसे फील हो रहा है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट की प्राइज भी खाना ही होगा। वो उसमें पार्ट लेने के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन अकीरा को ये सब थोड़ा अजीब लगने लगता है। तभी एक कस्टमर रिसेप्शनिस्ट से लड़ रहा था कि वो नस्ल भेद कर रही है। अकीरा पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि वो लड़की असल में एक डीमन है और वो इस बात पर नाराज है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में डीमंस को एंट्री नहीं मिलती। अकीरा एक पल को चौंकता है कि एक डीमन इतनी भीड़ में इतनी खुलकर घूम रही है, लेकिन नाइट उसे देखते ही पहचान लेता है। डीमन लड़की अपना नाम लटीट बताती है और अकीरा हैरान रह जाता है क्योंकि उसे जरा से भी प्रेशर महसूस नहीं होता। लटीट एकदम से अकीरा से चिपक जाती है और उससे मदद मांगती है। तभी अमीलिया गुस्से में आकर दोनों को अलग कर देती है। रिसेप्शनिस्ट अमीलिया से आइडेंटिटी प्रूफ मांगती है और जब पता चलता है कि वो एल्फ प्रिंसेस है तो वो भागकर तुरंत उसका रजिस्ट्रेशन कर देती है। अमीलिया वापस आकर अकीरा को अच्छी खासी सुनाती है और अभी उसने उससे हमेशा साथ रहने का वादा किया था और अब किसी और लड़की को पकड़ रखा है। लट्टी तुरंत सॉरी बोलती है और वहाँ से हट जाती है। लट्टी दोबारा जाकर रिसेप्शनिस्ट से लड़ पड़ती है कि आखिर सिर्फ डीमन ही क्यों बैन है। अकीरा अभी भी अमीलिया से माफी मांग रहा था और अमीलिया उससे बस इतना कहती है कि ठीक है, बस डीमन लड़की से दूर रहे। अकीरा समझ जाता है कि उसने कुछ नहीं किया और फिर फिलहाल इस झगड़े को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। अकीरा रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि लट्टी को भी पार्टिसिपेट करने दिया जाए और अगर उसने कुछ गड़बड़ की तो वो खुद संभाल लेगा। रिसेप्शनिस्ट मान जाती है क्योंकि एल्फ्स की प्रिंसेस का साथ ही खुद जिम्मेदारी ले रहा है। तभी लट्टी की नजर नाइट पर पड़ती है और वो मुस्कुराती हुए उसे ग्रीट करता है। नाइट बताता है कि अब वो नाइट
नाम से अकीरा का कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर है। लट्टी खुश होती है और बताती है कि उसे भी अच्छा लगा कि नाइट ने किसी को चुना। अकीरा ये देखकर हैरान था कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन नाइट कहता है कि वो बाद में बताएगा। थोड़ी देर बाद लट्टी और अमीलिया साथ में फेस्टिवल घूमने की प्लानिंग करने लगते हैं और मार्केट में लट्टी खुलकर लोगों से वोट मांगने लगती है। सबको बताते हैं कि ये एक डीमन है और फिर भी कॉन्टेस्ट जीत सकती है। लोग पहले तो डर जाते हैं, लेकिन लट्टी बेहद कॉन्फिडेंट के साथ भीड़ को मनाने में लगी रहती है और अकीरा सोचता रह जाता है कि ये डीमन लड़की बाकी डीमन से इतनी अलग है। लट्टी इतने कॉन्फिडेंट थी कि सामने खड़ा आदमी ऑटोग्राफ लेने से मना ही नहीं कर पाया। फिर तो उसने भीड़ को ही लाइन लगाने बोल दिया। हैंडशेक, फोटोग्राफ, सब फ्री सर्विस। अकीरा के कुछ सिम्स क्लासमेट्स भी लाइन में लग गए और अकीरा सोचने लगा कि ये डीमन लड़की इतनी अजीब क्यों है। नाइट कहता है कि लट्टी हमेशा से वियर्ड है और अमीलिया भी मानती है कि डीमन होकर भी वो किसी तरह की बुरी वाइब्स नहीं देती। अकीरा मन में हंसता है कि अमीलिया भी खुद भी कुछ कम अजीब नहीं। फिर अमीलिया कुछ लड़कियों के साथ स्नैक्स पर चली जाती है और साथ और लड़कों को जुआ खेलने ले जाता है। अकेला रहकर अकीरा नाइट को भेज देता है कि वो अमीलिया पर नजर रखे। रास्ता अपने आप साफ हो जाता है क्योंकि लोग उस काले विलेज से डरते हैं। क्रो बताता है कि दोनों की यात्रा में लड़कियां एक दूसरे से काफी करीब हो गई। अकीरा उससे पूछता है कि वो फेस्टिवल जैसा चीज क्यों अटेंड कर रहा है और तब क्रो अपनी बहन का जिक्र करता है जो मर चुकी थी। वो मानता है कि उम्र और कमजोरियों के कारण वो बदला लेने में सक्षम नहीं, क्योंकि हथियारे ग्राम के आसपास हमेशा ताकतवर बॉडीगार्ड्स रहते हैं। अकीरा का दिमाग तुरंत घूम जाता है क्योंकि यही ग्राम किडनैप्स का मास्टरमाइंड भी लग रहा था। क्राउड बताता है कि डीमंस एमिलिया के पीछे इसलिए पड़े क्योंकि ग्राम उनकी मदद कर रहा है और शहर में आने जाने वाले लोगों की जानकारी बेचता है। ये खबर सुनकर अकीरा गुस्से में भर जाता है। क्रो ये भी बताता है कि उसने लिया की स्टाफ बनाया था और उसके मैजिक स्टोन से उसे अलर्ट किया, इसलिए वो समय पर डेंजन पहुंचा। एमिलिया और लट्टी दोनों बराबर। लट्टी आफ्टर शो अकीरा की टीम में जुड़ जाती है और मानती है कि उसने पूरी कोशिश की थी। अकीरा उससे पूछता है कि एमिलिया जैसी प्रिंसेस से टाई करना ही बड़ी बात है। लट्टी पूछती है कि अब क्या अकीरा उसे पसंद करता है, लेकिन वो साफ कर देता है कि उसका दिल सिर्फ एमिलिया के लिए ही है। नाइट डर जाता है क्योंकि लट्टी इतनी ज्यादा टेंशन ले रही है और वो कह देता है कि उसके पिता को ये पसंद नहीं आएगा। इसी से अकीरा को शक होता है कि नाइट मान जा और नाइट मान जाता है कि लट्टी असल में एक डीमन लॉर्ड की बेटी है और सब दंग रह जाते हैं। साथो बताता है कि उसने मेल ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता है और एमिलिया पूछती है कि क्या उसका प्राइज भी खाना है। असाई नोटिस करता है कि नाइट गायब है और अकीरा बताता है कि उसने उसे एक काम पर भेजा है। सब नहाने की प्लानिंग करते हैं और एमिलिया चाहती है कि अकीरा उसके साथ आए, लेकिन वो मना कर देता है। क्रो उसे याद दिलाता है कि उनकी दोपहर वाली बात अभी अधूरी है। एमिलिया चलकर अकीरा को खींच लेती है, कहती है कि उसे सोने की जरूरत है। वो 2 रातों से जग रहा था। वो मैजिक से उसे सुला देती है, खुद बाहर जाती है और क्रो से पूछती है कि उसने अकीरा के दिमाग में क्या हो रहा है। क्रो कहता है कि सिर्फ काम की बातें थी, लेकिन एमिलिया उसे किसी भी तरह अकीरा पर दबाव डालने नहीं देगी। अगली सुबह एमिलिया, लट्टी और बाकी लोग रिवॉर्ड लेने जाते हैं और अकीरा अभी भी सो रहा होता है। असाई इसे एक मौका मानता है खुद को साबित करने का। रिवॉर्ड की जगह एक खाली बिल्डिंग निकलती है और अचानक असासिन आकर एमिलिया को ग्राम के नाम पर समन करते हैं। एमिलिया इन्हें धुतकार देती है और बिना एक सेकंड गवाए ग्रेविटी मैजिक से सबको दफा देती है। वर्ल्ड आई से उसे पता चलता है कि वो झूठ बोल रहे थे। वो जोर देकर सच निकलवाती है। असासिन कबूल करते हैं कि पिछले जीतने वाले के अंग निकाल कर बेचे गए थे और शायद यही प्लान एमिलिया के साथ भी था। गुस्से में एमिलिया उन्हें कुचलने ही वाली होती है कि लट्टी पीछे से उसे पकड़ लेती है और रोक देती है। लट्टी कहती है कि चाहे कोई भी बुरा क्यों ना हो, उसे यूं ही नहीं मार देना चाहिए। उसी वक्त अकीरा किसी तरह एमिलिया से लिंक होने के कारण सब कुछ देख रहा था और उसे राहत मिलती कि लट्टी ने एमिलिया को किसी को मारने से रोक दिया। वो नहीं चाहता था कि एमिलिया उस लाइन को क्रॉस करे। दिन ढलने से थोड़ा पहले अकीरा और गिल कमरे के कोने में बैठे बात कर रहे थे। अकीरा ने बड़ी सीरियस आवाज में पूछा कि वो क्रो को इतना कैसे जानता है। गिल ने कुछ देर बाद चुप रहकर बताया कि उसकी माँ कभी क्रो की शिष्य हुआ करती थी, लेकिन क्रो की बेरहम ट्रेनिंग वो झेल नहीं पाई और धीरे धीरे पागलपन में चली गई। उसके पिता तो पहले से ही तस्वीर से गायब थे, तो क्रो ने ही गिल को उठाया और पाला और बेटी की तरह रखा। गिल बोला कि क्रो उसके लिए फॉस्टर फादर जैसा है और वो उसे कुछ भी हो जाए दोष नहीं देता। उसने जितना किया उससे ज्यादा कोई भी नहीं कर सकता था। अकीरा को लगा कि गिल की सोच बिल्कुल सही है और उसने कहा कि क्रो बाहर से कितना भी रफ लगे, अंदर से केयरिंग है। गिल ने हंसकर माना कि क्रो ने बहुतों को मदद की है, अकीरा की भी। फिर उसने धीरे से कहा कि अगर अकीरा सच में क्रो को उसका एहसान लौटाना चाहता है तो जल्दी करना पड़ेगा। गॉथफरी के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। बात वहीं गर्म थी कि अचानक खिड़की से एक
छोटा सा पक्षी अंदर धम से घुसा। नाइट अपने शिफ्ट वाले रूम में उसने बताया कि ग्राम के घटिया गुंडों ने पूरे शहर में सिक्योरिटी कैमरास लगा रखे हैं और उन कैमरास में ब्यूटी पेजेंट की विजेताओं पर नजर रखी जा रही है। एमिलिया इस बार जीती है, इसलिए उसकी निगरानी बढ़ गई। ये सुनकर अकीरा का मन भारी हो गया। क्रो का किया हुआ अनुरोध शायद अब टाला नहीं जा सकता। अकीरा ने तभी गिल से पूछा कि क्या इस दुनिया में इन वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस को क्या कहते हैं, और गिल बोला कैमरास बोलते हैं। अकीरा के तो होश उड़ गए। गिल ने हंसकर बताया कि पिछले किसी हीरो ने ये कॉन्सेप्ट दिया था और यहाँ के जादूगरों ने उसे मैजिक से रेप्लिकेट कर दिया। उसने ये भी बताया कि बहुत सी चीजें हीरोज यहाँ इंट्रोड्यूस करके गए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यामाटो देश है, जहाँ खाना, कल्चर, आर्किटेक्चर सब उस हीरो के देश जैसा ही है। तभी एमिलिया और बाकी सब लोग आए। अकीरा ने तुरंत सब इम्पोर्टेंट लोगों को पीछे वाले कमरे में ले आए। आशी को लगा कि शायद अकीरा आखिरकार उनकी टीम में शामिल होने वाला है, लेकिन अकीरा ने सीधा पूछा कि क्या असाई और सातुओ ने उसे इस शहर में इसलिए बुलाया क्योंकि उन्हें ब्यूटी कॉन्टेस्ट विनर के किडनैपिंग के बारे में पहले से पता था। दोनों की हालत पतली हो गई। सातुओ ने कांपते हुए पूछा कि उसे कैसे पता चला। अकीरा ने जवाब दिया कि उसने अपनी कैट से इन्वेस्टिगेशन करवाई थी। दोनों ने माफी मांगी कि उन्होंने बात छुपाई और बताया कि वो अकीरा को इम्प्रेस करना चाहते थे, अपनी वर्थ दिखाना चाहते थे, पर कुछ कर नहीं पाए। अकीरा ने कहा कि उनकी सोच अच्छी थी, तैयारी अच्छी थी, बस हालात खराब थे। असाई ने फिर उम्मीद से पूछा कि क्या इसका मतलब है कि वो उनकी टीम में आएगा। अकीरा ने कहा कि हाँ, क्योंकि उनका गोल एक ही है, तो वो हेल्प करेगा। लेकिन साथ ही उसने साफ कह दिया कि उसकी प्रायोरिटीज अलग है। उसकी पहली प्रायोरिटी एमिलिया की सुरक्षा है और ग्राम फिर उसे टारगेट ना कर पाए, ये सुनिश्चित करना। क्रो ने बताया कि इसके लिए उसे उर्क जाना होगा क्योंकि ग्राम वही की एडवेंचर गिल्ड चलाता है। असाई मदद की पेशकश करने लगी, मगर अकीरा ने मना कर दिया। ये काम उसे अकेले करना है। क्रो ने कहा कि अगर अकीरा उसकी पर्सनल रिक्वेस्ट पूरी कर दे तो वो उसे डीमन कॉन्टिनेंट तक गाइड करेगा। वो वहाँ जा चुका है। गिल ने प्लान बनाया कि जब तक अकीरा ग्राम से निपटे, वो हीरोज पार्टी डीमन कॉन्टिनेंट की बॉर्डर तक पहुंचकर वहीं वेट करेंगे। गिल ने नक्शा फैलाया। असाई ने एक मीटिंग पॉइंट सुझाया, पर क्रो ने तुरंत रिजेक्ट कर दिया। गिल ने समझाया कि उस जगह क्रो की माँ रहती है, इसलिए वो वहाँ कदम नहीं रखता। अकीरा को और भी क्यूरियोसिटी हुई क्योंकि उसने सुना था कि क्रो खुद बूढ़ा है, तो उसकी माँ कैसे जीवित है। गिल ने कहा कि ये कहानी किसी और दिन। अकीरा आखिरकार एक नया मीटिंग पॉइंट चुन लिया गया और सब अपनी अपनी तैयारियों में लग गए। अकीरा 5 दिन की यात्रा के लिए पढ़ने की किताबें ढूंढ रहा था। तभी एमिलिया धीरे से क्रो के पास आई। उसने कहा कि अकीरा पहले ही बहुत कुछ झेल रहा और क्रो को उसके ऊपर और दबाव नहीं डालना चाहिए। बाहर सूरज ढल रहा था। हवा में सफर की थकान और आने वाले तूफान की आहट दोनों घुल रही थी और हर किसी का रास्ता अब अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए तैयार था। क्रो ने पहले तो एमिलिया की बात को हल्के से उड़ा दिया। उसने कहा कि वो तो अकीरा से सीधी शादी बिजनेस टॉक कर रहा था। अगर अकीरा इतनी आसानी से स्ट्रेस में चला जाए तो वो उसकी स्नोफ्लेक टेंडेंसीज है। क्रो की गलती नहीं। एमिलिया ने उसकी बात को ऐसे अनसुना किया जैसे हवा चल रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी, डर नहीं, सिर्फ फैसला। उसने क्रो से फिर कहा कि वो उसे अपना शिष्य बनाए क्योंकि उसके पीछे लोग पड़े हैं और वो नहीं चाहती कि अकीरा उसके लिए अपनी सोच, अपने आदर्श, अपनी लड़ाई की दिशा बदल दे। क्रो थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर वो दुर्लभ सी चमक आई, गर्व की। उसे एहसास हुआ कि एमिलिया सिर्फ अकीरा की रक्षा नहीं चाहती, वो खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। वो उसकी ताकत बनना चाहती है, बोझ नहीं। और शायद यही बात क्रो के दिल को छू गई। आखिरकार उसने हामी भर दी। एमिलिया उसकी नई स्टूडेंट थी। उधर अकीरा अपने सफर के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था। गिल पीछे से एक छोटा सा बैग लेकर आया। वहीं जो अकीरा सरान के कमरे में भागते समय भूल गया था। असाई और सातुओ उसे देख रहे थे, थोड़े घबराए हुए, थोड़ा गर्व से भरे हुए। असाई ने कहा कि वो लोग ट्रेनिंग जारी रखेंगे और अकीरा के लौटने तक और मजबूत बनेंगे। दोनों के बीच में एक छोटा सा मोमेंट हुआ। दोनों ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे बिना बोले ये कह रहे हो कि मरना नहीं है किसी भी हालत में। और इसके साथ ही अकीरा, क्रो और एमिलिया यात्रा पर निकल पड़े। क्रो ने वहीं चलती गाड़ी में एमिलिया की ट्रेनिंग शुरू कर दी। एंशिएंट लैंग्वेज के सिंबल्स, प्रोनाउंसिएशन, माना फ्लो के पैटर्न, सब कुछ इतनी तेजी गति से करवाया कि बेचारी एमिलिया एक ब्रेक मिलते ही औंधे मुंह से सो जाती है। अकीरा को दया आ गई। उसने क्रो से कहा कि वो एमिलिया पर ज्यादा दबाव न डाले। क्रो ने शांति से कहा कि एमिलिया शायद उसकी सबसे प्रॉमिसिंग स्टूडेंट है। उसने बताया कि उसने सालों पहले एमिलिया के बारे में वो मशहूर लेजेंड सुने थे, वो कहानियां जिनमें एमिलिया रिवाइव स्पेल बनाती है और अपनी पूरी नेशन को बचा लेती है। क्रो उन कहानियों से इतना प्रेरित हुआ कि जब पड़ोस में एक बच्ची का नाम रखने की बारी आई, उसने एमिलिया के नाम का हिस्सा उठाकर लिया रख दिया। अकीरा को तुरंत समझ आया कि प्रिंसेस लिया। क्रो ने सिर हिलाकर कहा कि हाँ, वही लड़की। फिर अकीरा ने पूछा कि क्रो, जब
जब उसे इतना सम्मान देता था तो पहले इतना ठंडा क्यों था? क्रो ने कहा कि लेजेंड सुनने में हमेशा भव्य लगती है, लेकिन असलियत थोड़ी फीकी थी। पर अब एमिलिया उसके हिसाब से उस लेजेंडरी छवि के करीब पहुंच रही है, क्योंकि एंशिएंट लैंग्वेज में मास्टरी हासिल करना आसान नहीं, पर वो खुद एक नया स्किल बनाकर उसे समझा रही है। क्रो ने बताया कि डेकेड्स पहले वो एक हीरो के साथ यात्रा कर रहा था। उस हीरो के पास एक बेहद रेयर स्पेल था जो दुश्मन का कोई भी जादू इनिशियली नलिफाई या कॉपी कर सकता था। क्रो ने वो टेक्निक मैनुअली सीखी थी, एंशिएंट लैंग्वेज की हजारों लेयर्स याद करके। अकीरा ने कहा कि क्रो ने तो प्रैक्टिकली असंभव काम किया था। क्रो ने हंसते हुए कहा कि उसके पास बहुत समय था। बीस्ट मैन वैसे भी ह्यूमन से दोगुना जीते हैं, और ऊपर से उसकी माँ ने प्रेगनेंसी में कोई अजीब पोषण पी लिया था जिसने उसकी उम्र और बढ़ा दी। अगले ही पल क्रो का चेहरा बदल गया, थोड़ा गंभीर और टूटा हुआ। उसने कहा कि लंबी उम्र ने उसे खुशियां नहीं दी। अगर वो सिर्फ अपनी बहन का बदला पूरा कर ले तो वो चैन से मर सकता है। उसे एक पल में अकीरा को क्रो का असली दर्द समझ आया। उधर नाइट को अकीरा ने अकेले जांच पर भेजा था, एडवेंचर गिल्ड और लोकल गवर्नमेंट में घुसकर जानकारी निकालने का काम। लेकिन नाइट जैसे ही एक अंधेरी गली में पहुंचा, उसे लेटी मिल गई, भोली बट की बेपरवासी। नाइट ने कैजुअली कहा कि वो इन्वेस्टिगेशन पर है, और लेटी तुरंत उसे गले में उठाकर बोली कि अब वो भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल है। नाइट को समझ में नहीं आया कि वो खुश क्यों है। तभी दूसरी तरफ अकीरा का समूह पहुंचा और बीस्टमैन किंगडम की राजधानी में विशाल पत्थर की इमारत, चौड़ी सड़कों पर दौड़ती डेमी ह्यूमन, हवा में ग्रिल्ड मीट और स्पाइसेस की खुशबू। शहर का माहौल एकदम जंगली लेकिन जिंदा था। क्रो ने कहा कि वो उनके लिए एक अच्छी सी इनका इंतजाम करेगा और अकीरा को एमिलिया को लेकर घूमने भेज दिया। अकीरा ने कहा कि उसे शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो क्रो ने बताया कि उसने लिया को बुला लिया है, वो थोड़ी देर में आ जाएगी और शाम को शहर के बीचों बीच बने विशाल फाउंटेन पर मिलने को कहा। एमिलिया और अकीरा ने इस मौके को छोटे से डेट डे में बदल दिया। दोनों स्ट्रीट स्टॉल्स पर घूमे, एक स्टॉल पर स्मोकी ग्रिल्ड स्वेकर, दूसरों पर स्वीट राइस डम्पलिंग्स और चिल्ड फ्रूट जूस। एमिलिया एक एक चीज खाने के बाद काफी खुश हो गई और अकीरा उसे देखकर खुद मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर के लिए दोनों ऐसे लगे जैसे दुनिया सिर्फ उन्हीं के लिए रुकी हो। फिर लिया आई रॉयल गार्ड को पीछे छोड़ते हुए, खुश और चमकदार। उसने उन्हें शहर की रिवर साइड टूर पर ले गई। नाव पानी में धीरे धीरे बह रही थी। पुलों के नीचे से गुजरती किनारों पर खड़े बाजारों की गर्माहट दिखाई दी। लिया ने बताया कि और को समझना है तो पानी से देखो, नदी ही यहाँ की नस है, जीवन का रास्ता। इसके बाद लिया उन्हें रॉयल पैलेस ले गई, जहाँ चमकते सफेद पत्थरों की दीवार और सुनहरे सजावट के बीच राजा ने ऑफिशियल वेलकम लंच रखा था। एमिलिया के सम्मान में रास्ते में अकीरा ने लिया को उस दिन उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। उसने पूछा क्या उसकी बैरियर इन्वर्जन स्किल क्रो की इन्वर्जन मैजिक का मोडेड वर्जन है। लिया एकदम लाल पड़ गई, फड़फड़ाते हुए हाथों से बोली कि वो बस एक मॉडिफाइड नॉर्मल बैरियर है और किसी स्ट्रॉन्ग अटैक से टूट सकती है। क्रो की मैजिक तो बिल्कुल दूसरी ही लीग में है, इंस्टेंट, अनस्टॉपेबल और अनबीटेबल। लिया ने माना कि उसने क्रो की टेक्निक देखकर ही अपना स्किल बनाया था। अकीरा ने हंसकर बताया कि एमिलिया अभी क्रो से ही सीख रही है, शायद लिया की कुछ सलाह उसके काम आ जाए। हवा में नदी की तरह एक नई उम्मीद बहने लगी। एमिलिया की ट्रेनिंग, क्रो का अतीत, लिया की प्रतिभा और अकीरा की लड़ाई सब एक ही रास्ते की ओर बढ़ रहे थे, जहां हर जवाब इंतजार कर रहा था। ताजा ताजा ड्रामा चल रहा था कि लिया को जैसे ही पता चला कि क्रो अपनी इन्वर्जन स्पेल एमिलिया को देने वाला है, वो सीधा घबरा गई। ऊपर से उसने अकीरा की भी जमकर तारीफ कर दी, बोले कि तुम तो क्रो जितने इम्प्रेसिव हो, खासकर जब तुमने अपनी शैडो मैजिक से उसे डीमन को हराया था। अकीरा अंदर ही अंदर सोच रहा था कि काश वो बता पाता कि उस वक्त अपनी पावर का बिल्कुल कंट्रोल में था ही नहीं। थोड़ी ही देर में सब लोग बीस्ट फॉक के पैलेस पहुंच गए। थ्रोन रूम में किंग ने गर्मजोशी से एमिलिया और अकीरा का स्वागत किया। एमिलिया से थोड़ी फॉर्मल बातें करने के बाद उसने उसे अपनी अडॉप्ट बेटी को डेंजन से बचाने के लिए धन्यवाद दिया। एमिलिया ने साफ कह दिया कि असल में उसे क्रो और अकीरा ने बचाया था। किंग ने सोचा कि ठीक है, क्रो को बाद में थैंक कर लूंगा। अब उसकी नजर अकीरा पर पड़ी। उसने अकीरा को बोला कि उसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ऐसा जो सिर्फ अकीरा ही कर सकता है। अकीरा ने आराम से कहा कि पहले काम डिटेल बताइए, फिर ही कुछ डिसाइड करेंगे। ये सुनकर रॉयल गार्ड तो तिलमिला गए कि ये बंदा किंग से इतनी कैजुअली कैसे बात कर रहा है, लेकिन किंग को फर्क नहीं पड़ा। उसने आराम से बोल दिया कि उसे बस एक आदमी का काम तमाम करना है और बदले में अकीरा को पूरे किंगडम की फुल प्रोटेक्शन मिलेगी। अकीरा ने सीधा मना कर दिया। राजा ऑलमोस्ट पैनिक में आ गया और बोला कि रिवॉर्ड बढ़ा देते हैं, बस ग्राम को किसी भी तरह हटाना है। अकीरा हैरान, ये ग्राम को मारने में सब इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं? तब किंग ने बताया कि ग्राम पहले मिनिस्टर था, लेकिन करप्शन
करप्शन के कारण उसे हटा दिया गया। फिर भी अब वो एडवेंचर गिल्ड का हेड बनकर अपने मिसकैरेजेस से पूरे किंगडम में चौस फैला रहा है। किंग चाहता था कि इससे पहले कि किंगडम की बदनामी और बढ़े, कोई उसे रोक दे। अकीरा ने साफ कह दिया कि ये सब सुनकर लग रहा था कि ये तो तुम्हारा पर्सनल प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। किंग और प्रोटेक्शन ऑफर करने लगा, मगर अकीरा बोला कि उसे किसी कमजोर इंसान की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। ये सुनकर नाइट कमांडर तो लिटरली फट पड़ा। उसने अकीरा की स्ट्रेंथ पर शक जताया। एमिलिया को तो बात इतनी लगी कि वो लड़ने के लिए तैयार हो गई, पर अकीरा ने उसे रोक लिया। वो बोला कि अगर वो बस अपनी कैपेबिलिटी प्रूव कर दे तो मैटर वहीं खत्म हो जाएगा। सेंटोर नाइट कमांडर को यह आइडिया पसंद आया और उसने ड्यूल की परमिशन मांगी, जो किंग ने भी दे दी। सभी ऑब्जेक्शन को इग्नोर करते हुए अकीरा और सेंटोर एरिना में आ गए। अकीरा ने पहले अपने ट्विन ब्लेड एमिलिया की तरफ फेंक दिया, जिससे सेंटोर भड़क गया कि उसको लगता है कि मैं मजाक हूँ। ड्यूल शुरू होते ही सेंटोर साइड से घुसा और अकीरा पर तेजी से रॉक फेंक कर प्रेशर डालने लगा। अकीरा ने आराम से सब डॉज कर लिया। फिर सेंटोर की तेज चार्ज से बचकर उसने उसके पीछे एक रोप फेंक कर उसकी हिंड लेग बांध दी, मगर सेंटोर इतना ताकतवर था कि उसने उल्टा अकीरा को ही खींच लिया। अकीरा उसकी भारी एक्स से बचा और बिल्डिंग की मदद से उछलकर सीधा उसके ऊपर पहुंचा। उसने चुटकियों में उसकी वेपन के टुकड़े कर दिए और नाइफ उसकी गले पर लगा दी। ड्यूल खत्म। किंग पूरी तरह इम्प्रेस था। एमिलिया ने किंग को वार्निंग जैसे टून में कहा कि अब से अकीरा को कुछ मत बोलना। किंग मान भी गया, लेकिन फिर उसने एमिलिया पर पर्सनल अटैक कर दिया। कहा कि क्या वो इतनी स्टूपिड है जो एक ह्यूमन से प्यार कर बैठी है जिसका लाइफ स्पैन उससे भी कम है। ये बात एमिलिया के दिल पर लग गई और पैलेस से निकलते वक्त वो काफी चुप हो गई। अकीरा ने उसके मूड को नोटिस किया और पूछा भी, तो वो बस इतना बोली कि वो उसके साथ रहकर खुश है, क्योंकि अकीरा वाकई इनक्रेडिबल है। अकीरा ने उसे थैंक किया कि उसने अपने फैमिली को छोड़कर उसके साथ आने का डिसीजन लिया। एमिलिया इमोशनल होकर उसे हक कर लेती है और कहती है कि अगर अकीरा कभी मरा तो वो भी उसके बिना नहीं जी पाएगी। शाम को दोनों क्रू के अरेंज किए हुए लग्जरी होटल में पहुंचे। ओनर ने उसे फ्री में दे दिया क्योंकि वो क्रू का बहुत बड़ा कर्जदार था। एमिलिया मुंह ठीक करने के चक्कर में बोले कि डिनर से पहले बेड पर थोड़ा फन कर लेते हैं, लेकिन अकीरा ने साफ मना कर दिया। वो पढ़ना चाहता था। क्रू ने हंसकर कहा कि वो उसे ऐसे आदमी की याद दिलाता है जिसे नॉलेज की ऐसी भूख थी कि बाद में द सागा कहलाया। अकीरा ने क्यूरियोसिटी से पूछा कि वो कौन था, और जब क्रू ने नाम बताया सरन, तो अकीरा लिटरली शॉक में आ गया। उसने बताया कि वो सरन का बहुत एहसान मंद है और एक दिन उसकी मौत का बदला जरूर लेगा। क्रू ने बस कैजुअली कहा कि अगर वो बदला लेना चाहता तो उसका दिया हुआ रिक्वेस्ट मान ले। अकीरा ने पूछा कि मतलब? क्रू ने बताया कि सरन को मारने के लिए जो असासिन भेजे गए थे उन्हें ग्राम ने भेजा था। ये सुनकर अकीरा के अंदर सब कुछ पलट गया। ग्राम को मारने का आइडिया अब सिर्फ किसी और की मांग नहीं था, ये उसकी अपनी इच्छा बन गई। अब वो सच में सोचने लगा कि ग्राम को अपने हाथों से मिटा देना जरूरी है।